ओके, चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और श्रेय और वीरू रहेंगे इस शो में मेरे साथ। अगले 1.5 घंटे हम बात करेंगे आज के मार्केट की और क्या हुआ इस मार्केट में, ऐसी करेक्शन क्यों है, इन सब पर बातचीत होगी। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि फाइनली अब हम निफ्टी पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़े। एक बात भी हुई थी कि या तो आप मार्केट कंसोलिडेट करे और मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए या इंडेक्स सीधा एक बार वहाँ चला जाए, दो में से एक चीज़ हो जाए। मार्केट ने थोड़ा सा इजी वे आउट अपनाया या फिर वो फास्टर वे अपनाया, सीधा एक शॉट में हम 10 डेमा के करीब। और एक चीज़, आज सुबह जो हमारी अप्रोच थी कि 25-600 का क्रॉस ना हो तो शॉर्ट पे भी ध्यान दें। 25-600 शॉर्ट पर मार्केट ने आज फिर रिजेक्शन दिया और आज बैंक निफ्टी ने गिरावट को लीड किया। तो आज की करेक्शन थोड़ी सी इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका सबसे बड़ा इंडेक्स है, लीडिंग इंडेक्स है, इसका चार्ट देखिए, आज वन वे डिक्लाइन है। इसमें कोई अटेम्प्ट ही नहीं है पूरे दिन में किसी भी तरह की इंटरडे में रैली का। और आज देखिए मिड कैप, यहाँ पर भी आपको गिरावट दिखाई देगी। ये भी थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला आज रहा। एडवांस डिक्लाइन आज का ख़राब है, 1:2 के करीब का इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशो चल रहा है। तो ये इस समय एक मार्केट के लिए एकदम ख़राब, एग्जैक्ट 1:1 का इनफैक्ट। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल, सेशन आज ख़राब ही नज़र आ रहा है। एक्सपायरी वाले दिन से एक दिन पहले सैंडविच सेशन कहते हैं इसको। और मंडे और ट्यूसडे जो बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था उसको हम एज अ ब्रीदर मान रहे थे, लेकिन आज की गिरावट कंसर्निंग लग रही है। आप भी मेंशन कर रहे थे ब्रॉडर मार्केट हेविली टूटे, मिड कैप स्मॉल कैप 1% से ज़्यादा लुढ़क कर कारोबार कर रहा है। ब्रेथ जाहिर तौर पर ख़राब नज़र आ रही है। सवाल यहाँ पे ये कि अब क्या कोई कंसर्निंग फैक्टर नज़र आ रहे हैं आपको, या फिर ये भी नॉर्मल है क्योंकि पिछला सत्र हम देखिए, पिछला वीक 8 सत्र काफ़ी अच्छे रहे मार्केट के लिए। तो ये अभी भी इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं या फिर कंसर्निंग फैक्टर है, और अब क्या करना चाहिए ऐसे मूड माहौल में, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए, कंसर्निंग अभी भी नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, अभी के लिए मैं इसको डाउन ट्रेंड नहीं मानूंगा। अभी के लिए मैं इसको, जैसा मैं सुबह भी कह रहा था, हमने एक स्विंग पूरी की थी श्रेया, मंडे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था। मंडे के बाद से हमने एक एग्जिट की एक राय ली थी और एक ये ट्यूसडे वेंसडे और आज ट्यूसडे वेंसडे, अब 2 दिन से एक व्यू ये रहा है कि अब अगली ट्रेड मार्केट तब देगी जब या तो आप मंडे को हाई को क्रॉस कर लेंगे या फिर आप 10 डेमा और 20 डेमा के बीच में आ जाएंगे, जहां पर अगर आपको थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो वहां से मार्केट में बाइंग आएगी। तो वो अगली एंट्री अपॉर्चुनिटी की वेट करें। तो उसमें अप्रोच यही है कि इन लेवल्स के आसपास आप थोड़ा सा कॉल्स को एक्यूमुलेट करें, मंथ एंड कॉल्स को। इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैं जब भी कॉल्स बोलता हूँ मंथ एंड कॉल्स की बात करता हूँ। मैं पहले मैंने ये बात की थी, 25,000 के नीचे अगर आप फिसलने लगेंगे तब वो एक मंदी का जो ट्रेंड है वो कंफर्म होगा। बड़ा ट्रेंड अभी भी तेज़ी का ही है, लेकिन इसमें बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। जो ऑटो सेल्स के आंकड़े आए ना, वो मुझे थोड़े से खले, और ये बात मैंने कल भी की थी, बात मैं आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो रैली थी ना, वो एक होप रैली थी। और वो होप क्या थी कि Q1 का अर्निंग सीजन काफ़ी अच्छा होगा या होना चाहिए। एटलीस्ट ऑटो सेल्स देखकर तो वो नहीं लग रहा है। तो वो थोड़ा सा एक मार्केट के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव है ना, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ, अब तक ये होप रैली थी, लेकिन डेटा से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत बढ़ेगी बेसिकली। तो खैर देखते हैं, अभी आगे और भी डेटा पॉइंट्स आएंगे, ये तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट था इस वजह से। लेकिन मेरा अभी तक व्यू यही है कि 25,350 से लेके 25,150 तक का जो जोन है वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास वापस मार्केट में री एंट्री करने की, अगर आपने पिछली रैली मिस की थी। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि बस ऊपर तक गया और उसके बाद वापस कोलैप्स हो जाएगा। मार्केट में बड़ा मूव शुरू हो चुका था, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी पर 25,350 से 25,400 पर वो सपोर्ट है हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। उसके बाद आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है करीब करीब 25,150 से 25,200। तो जिसे कहते हैं ना, दिस इज मेथड टू दिस मैडनेस। एक मार्केट चल रही थी ट्रेंडिंग मार्केट, जिसमें हमारे पास एक ही स्ट्रैटेजी थी, प्रीवियस डे के लोगों को स्टॉप लॉस लगा दीजिए और अपने लॉन्ग में बने रहिए। वो स्ट्रैटेजी ने 7-8 दिन तक काम किया, 1000 पॉइंट की आपको रैली दे दी। अब मार्केट में दूसरी स्ट्रैटेजी काम करेगी, विच इज़ स्लोली एक्यूमुलेट करिए जब तक वो सपोर्ट जोन पर आए, और वहाँ से अगर मार्केट में वापस रिवर्सल आएगा, नहीं आएगा रिवर्सल, अगर 20 डेमा पर अगर मार्केट ने पॉज नहीं लिया, नीचे आ गया तो क्या होगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा और क्या होगा उससे ज़्यादा। लेकिन ये एक अप्रोच रहेगी यहाँ पर। तो जुलाई एंड की, मैं बार बार कह रहा हूँ, जुलाई एंड की कॉल्स, इनको अक्यूमुलेट करने का ट्रेड काम कर सकता है। हाँ, इंट्राडे में दोनों ट्रेड काम करेंगी। आज इंट्राडे में जो हमारी सबसे पहले सुबह ट्रेड थी वो ये थी कि 25,600 के रिजेक्शन पर शॉर्ट करिए 25,700 के स्टॉप लॉस के साथ। उस ट्रेड ने ब्यूटीफुली काम करा। वो सुबह खुलते ही मार्केट रिवर्सल दिखाया और उसके बाद मार्केट रुका नहीं, रिजेक्शन जैसे ही मिला
तो वो दोनों तरफ की ट्रेड अगर आप ले सकते हैं तो बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में देखिए आज की जो करेक्शन है वो थोड़ी सी मुझे निराशा वाली लग रही है। 56,800 आज हमने सुबह बात की थी, मेक और ब्रेक लेवल है, अभी तक तो हम उसके ऊपर हैं। उसके नीचे अगर टूटे तो फिर अगला सपोर्ट 56,500 पर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं अभी फिर भी ऐड करूँगा, अभी भी ब्रेकडाउन नहीं है। बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट गिरना आम बात है, 1% है, ये 1% भी नहीं है एक्चुअली, टेक्निकली देखा जाए तो आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए वीरू के पास चला जाए और आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा वो जान लेते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। दो इंटरेस्टिंग बात है अनुज, जैसे कि आप कह रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लाजमी है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली इस वक्त अपने 10 डेमा पे ट्रेड करता हुआ और 23 जून के बाद पहली बार रिविजिट किया है 10 डेमा को। मैं इसलिए इफेक्ट कर रहा था कि एक इंडेक्स और एक इंडेक्स हैवी वेट, दैट्स HDFC बैंक, वो भी अब अपने 10 डेमा पे ट्रेड करता हुआ, और HDFC बैंक ने 20 जून के बाद अपने 10 डेमा को रिविजिट किया। बट स्लाइटली कंसर्निंग ये है कि ये 10 डेमा के नीचे अब स्लिप करता हुआ। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अनुज शॉर्टिंग भी हो रही है थोड़ी सी, और अब बिलो मतलब 10 डेमा HDFC बैंक, तो थोड़ा सा ये HDFC बैंक का सेटअप आज खराब लगता हुआ। फिर आते हैं आज एक सेक्टर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है अनुज, डेटा में बहुत स्ट्रॉन्ग था, दैट्स सीमेंट स्पेस। अल्ट्राटेक सीमेंट मल्टी मंथ एक ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पे आएगा, शानदार मूव 0.25% ऊपर, वेल सपोर्टेड बाय स्टैट्स एंड विद स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कन्विक्शन। आपकी स्क्रीन पे 12,437 एक राइजिंग चैनल को इसने, जो कि 3 जुलाई 2024 से, यानी मोर और लेस आपकी जो 52 वीक की चैनल थी उसको हाई लेवल्स पे इसने बाइसेक्ट किया है। स्ट्रॉन्ग वाई पैटर्न, पहली चीज़ ये, नॉट एग्जैक्टली इंटरडे पर्सपेक्टिव, पोजिशनल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरा देखिए आप अंबुजा, इसी स्पेस का, सीमेंट स्पेस का, लेकिन दूसरे ग्रुप का स्टॉक अंबुजा ने भी आज एक मल्टी मंथ चैनल को ब्रीच किया। 28 अक्टूबर 2024 के बाद पूरी रेंज बाइसेक्ट हो गई, क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स क्लोजर टू सेकंड शोल्डर, मतलब जिस ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स होती है वो है। और डे हाई पर जरा प्लीज़ ओआई रखिएगा इसका यहाँ पर। तो एक ये हो गया अंबुजा सीमेंट्स, और इसी सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट। फार्मा में बायोकॉन का मूव बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2.25% ऊपर, 0.2% ऊपर ये ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी खासी रेंज ब्रेकआउट हुई है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव स्पेस से बच के निकलता हूँ मैं। और एक स्टॉक और रखूँगा हेल्थ केयर से, फोर्टिस 0.2% ऊपर ट्रेड करता हुआ, यहाँ भी ओआई पैटर्न अच्छा है अनुज, और ऑलमोस्ट 10 डेमा से एक पुल बैक लेके 793 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। पर अनुज अभी हम बात कर रहे थे कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, क्या लग रहा है ये आखिर, ये अगर ये जो 2-3 दिन में एफआईएस की पोजीशनिंग बदली है, क्या इसको कुछ वेटेज देना चाहिए? आई मीन सडनली आप इंडेक्स पे थोड़ा सा, आपने नई सीरीज में आते आते काफ़ी शॉर्ट कवर कर लिया, बट अगेन ये कैश सेलिंग, अगेन पुट शॉर्ट पुट कवर करना, या फिर थोड़ा बहुत इंडेक्स पे शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना, लग क्या रहा है? छोटे टर्म प्रोस्पेक्टिव से लग कैसी रही उनकी पोजीशनिंग आपको इस वक्त? बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली इसी पर बात करना भी चाह रहा था कि एफआईएस का जो बिहेवियर है वो कैसा रहा इस मार्केट में, क्या इनकी सेलिंग वापस लौटी? क्योंकि जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी गिरा है वीरू, जो जैसा आपने बोला, बिल्कुल वो बिल्कुल सही पल्स पकड़ी आपने। बैंक निफ्टी 10 डेमा पर आया और HDFC बैंक 10 डेमा पर आया। अब ये किसी ट्रेडर के बेचने से तो आया नहीं है, ये किसी बड़े फंड के बेचने से ही इस तरीके के मूव्स आएंगे। तो आज स्क्रीन तो कह रही है कि एफआई की सेलिंग वापस रिज्यूम हुई है। पिछले 2 दिन में भी एफआई की सेलिंग थी, लेकिन 700 करोड़ 1200 करोड़ को हम सेलिंग नहीं मानते, हमने 5-5 6-6 हज़ार करोड़ के सेल नंबर्स देखे हैं। तो आज स्क्रीन बता रही है कि थोड़ी सी एफआई की सेलिंग हुई है, और ख़ास तौर से इंडेक्स फ्यूचर्स में भी क्या शॉर्ट बने या नहीं, आई थिंक ये देखना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। देखेंगे खैर वो डेटा को। दिक्कत पता क्या है वीरू यहाँ पर, आजकल ये जो एफआई के स्टैट्स है ना, ये मोर देन एनीथिंग एल्स ये आपको कोई क्यों नहीं देते हैं, ये इस तरीके से ट्रैप करते हैं, क्योंकि आजकल हर कुछ जो है ना भारतीय मार्केट का पूरा गेम प्लान ना ऑप्शंस में है। और वो सब क्या है कि आप 1-2 दिन सेलिंग करके कैश मार्केट में बड़ी सेलिंग करके भले दिखा दें मार्केट में ब्रेकडाउन आ रहा है, उसके बाद अब कल एक्सपायरी फॉर एग्जांपल, कल हो सकता है एकदम से टर्न अराउंड आ जाए मार्केट में, पॉसिबल है। तो ये चीज़ें ना डे बाय डे थोड़ा सा हमारे लिए बहुत टफ होता जा रहा है। जिस लेवल का गेम ये बड़े हेज फंड्स खेल रहे हैं मार्केट में, वो मतलब इस समय डिसाइफर करना उसको थोड़ा सा टफ है।
अब ये वो वाली मार्केट नहीं है जिसमें आप डे बाय डे एफआई का डेटा देखकर कह सकते थे कि चलिए ठीक है मार्केट में अप ट्रेंड है या मार्केट में डाउन ट्रेंड है। यहाँ मतलब 2 दिन छोड़िए, 1 घंटा नहीं लगता, 1 घंटे में वो हो सकता है आज ही सेकंड हाफ में रिकवरी आ जाए या लास्ट आवर में रिकवरी आ जाए। तो ये थोड़े से ना इनके स्टैट्स को देखकर मैं बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता हूँ। तो देखते हैं आज किस तरीके का ट्रेंड रहता है। श्रेया, गुड आफ्टरनून, आगे बढ़े शो में जी। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा, मिड कैप के बिहेवियर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जिस तरीके से आज गिरावट दिखाई, हालांकि कल भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन मिड कैप का बिहेवियर आप कैसे रीड कर रहे हैं आज के सेशन में के लिए? और क्योंकि अब तो पोर्टफोलियो लोगों का पेन में दिख रहा होगा जिस तरीके से टूटा है ये। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए श्रेया, हम ना दिक्कत क्या रहती है, हम ज़्यादातर ना पॉइंट के हिसाब से देखते हैं मार्केट को। अब एक चीज़ आप समझिए कि अब 200 पॉइंट गिरा है मिड कैप इंडेक्स, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में कितना है? हार्डली एनीथिंग। और अगर आप एक महीने का मूव देखेंगे 3%, परसेंटेज में 0.3% है। इवन निफ्टी में भी कहने को हम 130 पॉइंट गिरे हैं, लेकिन आधा % है वो। और ये आधा % की गिरावट कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे, अभी भी आप अगर F&O की लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे आपको जो डे हाई पर हैं। मैं 2-3 नाम ले रहा हूँ आपको, मैनकाइंड फार्मा देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस देखिए, आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ देखिए, सेल देखिए, ऐसे आपको कई नाम मिल जाएंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी देखिए मार्केट का काम रोज़ चलना नहीं है। अगर मार्केट रोज़ चलने लगेगा ना तो फिर तो 1 महीने में वो मतलब सीधा आसमान में पहुंच जाएगा। तो इसके लिए बीच बीच में गिरना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो थोड़ा सा मार्केट को चेक में भी रखता है। चलिए आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और कार्यक्रम का क्रम। ट्रेंडिंग काउंटर्स लेते हैं। मंदी के ट्रेंडिंग काउंटर से शुरू होगी, क्योंकि आज जिस तरीके से इंडाइसेस पेन में है, तो कौन सा स्टॉक्स पर ज़्यादा डेंट पड़ा अभी आपके स्क्रीन पर? NBFC पेन में आपको दिखेंगे, श्रीराम फाइनेंस टूट गया 2.5% से ज़्यादा, बजाज फिनसर्व में मुनाफा वसूली 2.5%, इंडसइंड बैंक, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, काफ़ी बेरिश रिपोर्ट, कंसर्निंग फैक्टर्स बताए उन्होंने। शो में आगे और समझेंगे इसको। 2.5% ये गोता लगा गया। बजाज फाइनेंस में भी आप देखिए यहाँ पे 2% की गिरावट झेल रहा है ये स्टॉक। इसके अलावा देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स टूटा है 3.5%, चोला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3.25% के करीब गिरावट आई। NBCC पे डेंट पड़ा है 3.5%, और PNB हाउसिंग फाइनेंस में भी आपको 2.5% की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिलेगी। अच्छा, कमजोर बाजार में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई है। मिडिल पैक के स्टॉक्स आपको दिखेंगे। मेटल एज ए सेक्टर ही आज कारोबार करता हुआ अच्छा नजर आया। 1% पूरा मेटल इंडेक्स चढ़ा हुआ है। टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स 3.25% की तेजी के साथ कर रहे कारोबार। अल्ट्राटेक सीमेंट में बाइंग देखिए आज 2% के करीब। मारुति सुजुकी 1% चढ़ गया। ऑटो सेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स आप देखें चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। मैनकाइंड, जैसा कि आप भी मेंशन कर रहे थे, 4% की तेजी यहाँ पे। टाटा कम्युनिकेशन पे भी बुलिश रिपोर्ट ब्रोकरेजेस की, इसको भी आगे शो में समझेंगे कि आखिर ये क्यों चढ़ गया है। टाटा स्टील अगेन और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आप देखिए 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे आज इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट नीरज दीवान जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, आशीष कयाल, विकास सालुंखिया और सोमिल मेहता जी से। 2:15 बजे आशीष वर्मा बताएंगे आपको कि कमजोर बाजार में भी टाटा कम्युनिकेशन क्यों है आज का हीरो ऑफ द डे। 2:20 पर मनीषा गुप्ता बताएंगे आपको मेटल शेयर में आज चमक क्यों है। 2:25 पर इंडसइंड बैंक क्यों टूटा समझेंगे। 2:35 पर दीपाली राणा बताएंगे आपको टायर शेयरों में क्या चल रहा है। 2:45 पर विनी मोतीवाला बताएंगे आपको ड्रीम फोक्स क्यों गिरा। 2:50 पर मार्केट बिग बॉयस में हमारे साथ होंगे आनंद राठी, वेल्थ के ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज जी। 3:10 पर एनर्जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हम। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? आई थिंक मेरा रहेगा लॉन्ग साइड, वो रहेगा मारुति ट्रेड कर रहा है 12,571 के आसपास। 3 दिनों से एक अच्छा बेस बना हुआ है। स्टॉप लगाएंगे करीब 12,500 का, तो मेरे ख्याल से बस 50-70 रुपीज का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 12,800 पे हो सकता है। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है मारुति। ओके 12,576 और इट्स अ बाय ट्रेड। प्रकाश सर की एक कॉल है और सोमिल आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड होगा फोर्टिस पर। ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। छोटा सा करेक्शन लास्ट 3 दिन में देखने मिला है, 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिला है। अगेन 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर अप ट्रेंड आज शुरू हुआ है।
वेरी गुड सेटअप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। स्टॉप लॉस होगा 768 पर और टारगेट होगा 815। फोर्टिस हेल्थ केयर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, डी हाई के आसपास कर रहा है कारोबार और शो के शुरुआत में हमने इस पर चर्चा भी की। ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई सोमिल जी की तरफ से। आशीष कयाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी है जहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड निकलता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में यहाँ पर 20 डीएमए 10 डीएमए से बाउंस बैक किया शार्पली, हायर लो बना है। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव टर्न हुआ है और यहाँ पर आज के दिन जहाँ दबाव बना हुआ है ये स्टॉक पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा है। तो ऊपर में टारगेट जो निकल कर आते हैं करीबन 6600 के और स्टॉप लॉस लगाना होगा 6040 का। ओके मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी करनी है। हायर टॉप हायर बॉटम्स के साथ आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो टाटा कम्युनिकेशन में 1779 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 1875 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश टेबल्स है। 1800 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 63 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, टाटा कम्युनिकेशन 1811 पे आपका बाय कॉल टाटा कम्युनिकेशन और हाउस व्यूज़ के बाद, अच्छे हाउस व्यूज़ के बाद, अच्छे टारगेट्स के बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मूव 1818 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। बट स्टैट स्ट्रॉन्ग है तो बाय कॉल हैवी भी। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप इतना वीक नहीं है, जैसे अनुज जी ने भी बोला कि थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने मिलता है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि 25,340 25,300 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट वापस मार्केट यहाँ पे लेते हुए देखने मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। आज पूरे दिन में अगर देखोगे तो मेटल स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने मिलेगा। एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है। हमने हमारे निर्मल में भी इसी स्टॉक को रिकमेंड कर चुके हैं और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। तो यहाँ से जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1100 के आसपास के टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने मिलेंगे। नीचे में 1030 इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे में बना चुका है। आज का ओपन और ये ओपनिंग और ये जो स्टार्ट हुआ था लो उसका एक ही पॉइंट पे हुआ था। तो मुझे लगता है 1030 इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा इस काउंटर में और ऊपर में पहला टारगेट 1100 का देखने मिलेगा। तो ओवरऑल सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। तो बाय कॉल मेरा जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील बाई कॉल विकास जी की तरफ से डे हाई पे कर रहा है कारोबार और साथ ही टॉप गेनर्स में भी शामिल। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गावा जी ने सुझाया मारुति सुजुकी यहाँ पे खरीदारी की राय। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए। सोमिल जी ने फोर्टिस हेल्थ केयर पर बेट लगाया है, कह रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर। आशीष कयाल जी को केन्स टेक्नोलॉजी पसंद आ रहा है। मानस जी कह रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी की जा सकती है। साथ ही अभी विकास जी ने जेएसडब्ल्यू स्टील सुझाया। अब नीरज दीवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तीसरा सत्र जब मार्केट में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसा स्टॉक्स जहां पर बेट लग सकती है, आपकी पिक क्या होगी? या गुड आफ्टरनून। हाँ, मार्केट में एक्चुअली बीच बीच में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग तो आ रही है, बट मिड कैप से मैं देख रहा हूँ कि नीचे के जहाँ भी मार्केट थोड़ी नीचे आती है वहाँ पे अच्छी बाइंग जरूर हो रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक जैसे पीएसयू बैंक से अच्छी मूवमेंट दिखाई, थोड़ी कैपिटल गुड में भी मूवमेंट इंप्रूव हो रही है। तो आई थिंक कैपिटल गुड स्पेस में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो बड़े स्टॉक्स हैं सीमेंस, एबीपी, कमिंस, वहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरह का ऑर्डर फ्लो शुरू हो गया है तो अभी लगता है कि एक शुरुआत है, ऑर्डर फ्लो और बढ़ सकता है, एग्जीक्यूशन बढ़ सकती है। तो आई थिंक इन स्पेस में आप देखना चाहिए आपको नेक्स्ट 6 महीने से 1 साल के लिए। आई थिंक सीमेंस एक वेल प्लेस्ड है, वैल्यूएशन वाइज भी महंगा नहीं है, तो आई थिंक वहां पर आप एक बेट ले सकते हैं 1 साल की सीमेंस के अंदर। ओके, 1 साल के लिए सीमेंस में बेट ले सकते हैं। मीनवाइल फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी मार्केट में अब लोअर लेवल से 25,421 तक आए हम। 25,384 से जो का जो लो था वहाँ से अब देखते हैं सस्टेन करेंगे या नहीं, लेकिन थोड़ा सा साइन ऑफ रिकवरी आपको इस समय मार्केट में दिखाई देंगे। चलिए अब आज के टॉप गेनर की बात करते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस एफएनओ का टॉप गेनर, आज का हीरो ऑफ द डे, और आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पर चलता हुआ ये स्टॉक। आशीष से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ इसमें। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, जो ग्लोबल दिग्गज ब्रोकिंग हाउस है मैक्वायरी, उसकी एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है टाटा कम्युनिकेशन पर। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग और
2300 के टारगेट्स, यानी कि कल की क्लोज से अगर गणित करूं तो 32% का अपसाइड मैक्वेरी को अगले 12 महीनों में इस स्टॉक में नजर आता है। इनफैक्ट अगर मैक्वेरी की माने तो उनका जो बुलिश केस उन्होंने रखा है इस कंपनी पे, ये स्टॉक अगले 3 सालों में दोगुना होने का पोटेंशियल रखता है। क्या पसंद? सबसे पहले तो इसका बिजनेस पसंद आ रहा है। टाटा कम्युनिकेशन ग्लोबली जो कंपनीज की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें खासी मदद कर रहा है, क्योंकि इसके पास वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है उसके जरिए। तो ऐसे में इसकी डिजिटल सर्विसेज का जो बिजनेस है वैसे ही ग्रो कर रहा है, और टाटा कम्युनिकेशन जनरली लीडर्स क्वाड्रेंट में प्लेस करा जाता है। आसान शब्दों में ये कि वेल पोजिशन फॉर द फ्यूचर ऐसा कहा जाता है, ज्यादातर उस क्वाड्रेंट पे हमेशा ये रिफ्लेक्ट करता है। एक दिक्कत थी टाटा कम्युनिकेशन के साथ, जो बीच में प्रेशर माउंट हुआ था स्टॉक पे, इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल था 2021 से 2023, ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में गिर के 11% पहुंच गया था FY25 तक आते आते। और ये हुआ इसीलिए था क्योंकि उन्होंने अपने डिजिटल पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए खूब अधिग्रहण करे थे, उसके चलते रिटर्न रेशियो स्क्वीज हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। मैक्वेरी अज्यूम कर रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन यहां से अगर कोई एक्विजिशंस नहीं करता है तो इसका यही रिटर्न रेशियो जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो यहां से रिकवर होता हुआ नजर आएगा। और FY28 तक आते आते 11% वाला बढ़ के 20% तक पहुंच जाएगा, और जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म टारगेट्स इन्वेस्टर्स के सामने रखे हुए हैं ROIC के 25% के, उसके करीब जाता हुआ नजर आएगा। तो अजम्पशन है अधिग्रहण फिर से रिटर्न रेशियोज को सबड्यू ना करे तो शायद रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो, स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़े, और बिजनेस तो स्वीट स्पॉट में है ही है, इसीलिए टाटा कम्युनिकेशन एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे। प्रेफर्ड पिक मैक्वेरी के। शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए। 32% का अपसाइड पोटेंशियल टाटा कम्युनिकेशन में नजर आ रहा है, और इस स्टॉक मुझे याद है आज ही नहीं चल रहा 5%। अनुज जी ने ही ये क्लोजिंग शो में कल या परसों के करीब करीब ये सुझाया था, और शानदार रैली हमें देखने को मिल रही थी उस वक्त। नीरज जी, टाटा कम्युनिकेशन आपको कैसा लग रहा है? मैक्वेरी कह रहे 3 साल में दोगुना हो जाएगा, आपका व्यू क्या होगा इस पर? आई थिंक मुझे उनके व्यू से सहमति है, बिकॉज पहले इसके अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा था तो मार्जिन प्रेशर में आ गए थे लास्ट 2-3 साल। पहले अच्छी ग्रोथ दिखाई इन्होंने 2022 तक, उसके बाद 23-24 में इनकी ग्रोथ नहीं आई बल्कि डी ग्रोथ आई। और अगर आप लास्ट मार्च के रिजल्ट देखें तो मार्च के बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे, तो लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट दोबारा शुरू हो गई है। जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, जो कैपेक्स किया है, उसका रिटर्न आएगा। डेप्रिसिएशन जो ज़्यादा होगी वो अब सेट ऑफ हो रही है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो आई थिंक अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली 3 साल में बहुत अच्छी जो उनकी ट्वाइस की वो जो एस्टिमेट दे रहे हैं, आई थिंक वो आराम से अचीव हो सकता है। तो आई एम पॉजिटिव ऑन टाटा कम्युनिकेशन। एक कंस्ट्रक्टिव व्यू आपका टाटा कम्युनिकेशन पे 1811 पे ट्रेड करता हुआ, और 4.25% ऊपर और 4.25% ऐसे बाजार में ऊपर जब इंडेक्स करीब 0.5% नीचे है। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो कि क्रैक हो रहे हैं, और बाजार की गिरावट की तुलना में अपेक्षाकृत उनका जो गिरावट है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। एक बार विकास जरा आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को, जिस तरीके से ये सिंक हुआ है पिछले 3 दिन में। आई थिंक ऐसे इस स्ट्रक्चर का मैंने ऐसा कोलैप्स नहीं देखा है। आई मीन अगेंस्ट मार्केट सेटअप बिलो 200, और कुछ देर के लिए अगर मैं वीकली पे जाऊं तो वीकली सजेस्ट कर रहा है शायद कि यहाँ से 80 रुपये और डाउन साइड खुला है। मतलब आई एम लुकिंग फॉर आई थिंक 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका टेक क्या कह रहा है? आई मीन अगर किसी के पास शॉर्ट है तो वो क्या करे? ये मतलब प्लेस्ड कैसे है ये स्टॉक इस पर आपके मुताबिक? जी, जिस हिसाब से इसमें जो 200 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, उसके बाद एक अच्छा सा यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला था। लेकिन जो अप्रैल और मार्च मंथ के जो इसके लो है उसके आसपास फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिला है। 1370 अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल सकता है, जो उसके अप्रैल मार्च के लोज है। अगर वो भी ब्रेक करता है तो मुझे लगता है यहाँ से और नीचे की तरफ फिसलते हुए देखने मिलेगा। जिस हिसाब से वीकली चार्ट यहाँ पे शो कर रहा है, वहां से एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है आगे भी।
भी, लेकिन 1370 के नीचे जाएगा तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल जो देखने मिलेगी वो 1330 के आसपास की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है तो वो बने रह सकते हैं, अभी भी इसको पकड़ के रख सकते हैं। ऊपर में जो अभी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस इस स्टॉक में देखने मिला है 1410 का है, तो जब तक 1410 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव साइड ही देखने मिलेगा, तो होल्ड किया जा सकता है शॉर्ट साइज की पोजीशन। 1370 ब्रेक होता है तो 1330 के आसपास की रेंज यहाँ पे ओपन होते हुए देखने मिल सकती है। शॉर्ट साइज साइड की पोजीशन यूनाइटेड स्पिरिट्स में बिकवाली की राय इनकी तरफ से आती हुई विकास जी की तरफ से, और डे लो के आसपास आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कमज़ोर बाजार में एक स्पेस है, मेटल स्पेस, जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। 1% के करीब इंडेक्स चढ़कर कारोबार कर रहा है और दरअसल जिंक और कॉपर आप देखें तो 3 महीने की ऊंचाई पर है। क्या कारण है ये बताने के लिए मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता जी मौजूद है। मनीषा जी बताइए, मेटल इंडेक्स 1% ऊपर आज कमज़ोर बाजार में भी। वेल एब्सोल्युटली, यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। जून के महीने में हमने अच्छे खासे गेंस के साथ वो महीना बंद होते हुए देखा है और जुलाई की शुरुआत यहाँ पर हमने बढ़त के साथ आते हुए देखी है। कॉपर 3 महीने के हाइस पर है, एल्यूमिनियम 3 महीने इसके हाइस पर है, लेड 13 हफ्ते के हाइस पर है, जिंक में हमने करीबन 2.5 महीने के हाइस यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। वेल इंडिविजुअल फंडामेंटल्स तो यहाँ पर हैं ही, क्योंकि सप्लाईज को लेकर चिंता है। कॉपर में एलुमी इन्वेंट्रीज में लगातार गिरावट देखने को मिली है, बैकवर्डेशन में ये मेटल कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम में एल्यूमिना और बॉक्साइट की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से है। जिंक में हमने एक माइन अलास्का और एक माइन ऑस्ट्रेलिया में बंद होते हुए देखी है, जिसका फायदा प्राइसेस में वहां देखने को मिला। तो ऐसे हर मेटल के एक इंडिविजुअल फंडामेंटल्स हैं जो सपोर्टिव हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स 3.5 साल के लोज पर कारोबार कर रहा है, वहां से हमने सपोर्ट आता हुआ देखा। और सिर्फ नॉन फेरस मेटल नहीं, अगर आप फेरस मेटल जैसे कि स्टील और आयरन ओर देखें तो सपोर्ट यहाँ पर भी है। मई के महीने में चाइना का स्टील उत्पादन 7% गिरा और चाइना स्टील एसोसिएशन ने कहा है कि इस साल में स्टील उत्पादन 4% तक गिर सकता है, तो इसका फायदा हमने आता हुआ देखा। और साथ ही साथ मार्केट्स ये मान के चल रहे हैं क्योंकि चाइना का डेटा वीक रहा है तो चाइना शायद स्टिमुलस मेजर्स आगे जाकर लेके आ सकता है, तो उसका भी एक फायदा हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा। तो वेल एब्सोल्युटली, चाहे फेरस मेटल्स हैं नॉन फेरस मेटल्स हैं, सब तरफ यहाँ पर सपोर्ट फिर से लौटता हुआ। ओके, तो ये कारण है। शुक्रिया मनीषा जी तमाम जानकारी के लिए। नीरज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरीके से मेटल स्पेस ने इस कमज़ोर बाजार में भी अच्छी पकड़ बनाई रखी और आप देखिए JSW स्टील, टाटा स्टील पिक्स में भी शामिल थे, शानदार रैली के साथ कारोबार कर रहे हैं डे हाई पर। स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको बेहतर स्थिति में नज़र आ रहा है जहाँ पर बेट अभी लग सकती है? आई थिंक एक तो जैसे मनीषा जी ने कहा, जो डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तो उसकी वजह से डेफिनेटली एक मेटल में तेजी आ रही है, वहाँ बाइंग आ रही है। तो आई थिंक ओवरऑल मेटल स्पेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, पर मुझे नॉन फेरस स्पेस ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें स्टॉक्स हैं वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर। आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली 2-3 टायर भी अनाउंस किए हैं, मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और कॉपर की एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग के लिए। और वेदांता में जो आगे चलते हुए जो उनका डीमर्जर होना है, आई थिंक वो डोमेस्टिकली ये दो चीज भी इसको सपोर्ट करेंगी, इन दोनों स्टॉक्स को। और ग्लोबली भी जैसे प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं कॉपर के, जिंक के, उनका इम्पैक्ट भी इन पे आएगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कट जो यूएस में एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा देर से होगा, वो अगर वो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो थोड़ा जल्दी होता है तो उसका भी इम्पैक्ट मेटल में आ सकता है। तो ओवरऑल मेटल स्पेस स्ट्रॉन्ग लगता है, पर मुझे नॉन फेरस स्पेस में हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, जिंदल स्टेनलेस, ये स्टॉक थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओके, मेटल्स पे ये डिस्कशन था, आपने मनीषा जी को सुना और नीरज जी का व्यू भी सुना। खैर, मैं थोड़े से अब लौटता हूँ ट्रेड्स पे और 2 स्टॉक्स लूँगा मैं यहाँ पे। एक बार आप लेके आइए पहले, आई मीन दैट ब्लू स्टार, जो हम वाइट गुड सेगमेंट की बात कर रहे थे कल। आप मेरे ख्याल से प्रकाश सर की कॉल थी वर्लपूल, देन 1740 पे अभी ब्लू स्टार ट्रेड करता हुआ बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट दिया है इसने। सोमिल, आपकी राय क्या है? आई मीन 50 डेमा को कल पार करके अपनी इंटेंशन इसने एक्सप्रेस कर दी थी, बता दी थी। मेरे ख्याल से अप्रैल 3rd वीक के बाद पहली बार 50 डेमा क्रॉस हुआ था, बट अब इसने हॉल्ट लिया है 100 और 200 पे। आई मीन अगर आपने ड्रॉ कर रखा होगा तो प्लीज़, वो जिसने कल लिया या फिर आज भी मॉर्निंग में इसको राइड करना शुरू किया, अभी कैरी करना चाहिए क्या? इस बार दमखम लग रहा है आपको उस जोन को बाइसेक्ट करने का?
आई थिंक ये स्टॉक लास्ट ईयर 2024 एंड से करेक्शन में था और उसके बाद विद इन लास्ट 2 महीने से एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा था। वो एंडिंग डायगोनल पैटर्न से ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। वीकली चार्ट्स पर ऑलरेडी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया। एक छोटा सा ट्रायंगल बना था डेली चार्ट्स पर, वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। सो नाउ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो फ्रेश बाय सिग्नल पे आए ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर अ पोजिशनल बाय ऑन ब्लू स्टार। यहाँ पे 1565 के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 1930 और 1940 के लेवल्स के लिए। एक तो ब्लू स्टार की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और टिक बाय टिक चार्ट पे इस वक्त डे हाई पर फ्लोट करता हुआ। और एक स्टॉक रखूँगा, आई थिंक दैट्स नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव के साथ अगर आप शॉर्ट ट्रेड आजमा रहे हैं। एक बार आशीष जरा देखिएगा आप SBI कार्ड्स की प्लेसमेंट। SBI कार्ड्स के लिए ये पूरा CY25 अब तक बहुत अच्छा रहा था। मतलब आप समझिए कि जनवरी में कहाँ 710 का स्टॉक जब पहली बार 200 में पार हुआ, उसके बाद एक वर्टिकल राइज था इस स्टॉक में, अ काइंड ऑफ वर्टिकल राइज जैसा लगभग। लेकिन इस बार का रिवर्सल, 2 स्टॉक्स पिछले 4 दिन में 5 दिन में काफ़ी ख़राब हुए हैं। एक एक्सिस बैंक इन बैंकिंग और यहाँ पे SBI कार्ड का 50 डेमा तोड़ना। ये क्या प्रोजेक्शन दे रहा है? आई मीन किसी एग्रेसिव ट्रेडर के लिए आपका आउटलुक क्या है एक्सिस बैंक ये SBI कार्ड्स पे? बिल्कुल वीरू, देखिए SBI कार्ड्स में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले करीबन 3 हफ्ते पे इसने 1000 का जो आंकड़ा था उसके ऊपर बंद नहीं किया, वहीं से ये दबाव बनता जा रहा है। और प्रायर 2 से 3 वीकली कैंडल का लो ये अभी वीकली बेसिस पे ब्रेक कर चुका है, तो ओवरऑल दबाव इस स्टॉक में बना हुआ है। यहाँ पर जो बात आती है कि सपोर्ट कहाँ पर है, नीचे में SBI कार्ड पे जो प्रीवियस प्राइस एक्शन सपोर्ट जोन है वो करीबन 884 से लेकर 900 का जोन है, वहां पर सपोर्ट है। वहां पर इसने काफी टाइम स्पेंड किया था, अगर आप देखेंगे चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे इसने काफी टाइम स्पेंड किया था। तो इसका मतलब करीबन मेरे ख्याल से ये जो फॉल है ये हॉल्ट हो सकता है करीबन 880 से लेके 900 के लेवल्स के आसपास। और यहाँ पर बाय फिलहाल अवॉइड करिए। अगर स्टॉक वापस से रिवर्स करके 930 के आंकड़े के ऊपर आता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है अपसाइड में। शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना हुआ है, 880 900 एक रिवर्सल जोन है और 930 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम वापस से स्टॉक में जनरेट हो सकता है। ओके, तो ये SBI कार्ड्स पे बात हुई। रही बात एक्सिस बैंक पे, अब ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से पुल बैक देता हूँ, बट स्टिल याद रखिएगा 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं आऊँगा कुछ स्टॉक्स स्क्रीन पे बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं। अभी 1-2 स्टॉक्स और है। ब्लू स्टार डे हाई पर है, एक UPL भी डे हाई पर है। लेकिन एक काम करते हैं जरा, मैं क्योंकि यहाँ पर अभी एक्सिस बैंक की बात हुई है तो मैं IndusInd बैंक पर बात करना चाहूँगा। IndusInd बैंक प्लेसमेंट अच्छी हो गई थी सडनली और स्टॉक ने मूव स्ट्रॉन्ग दिए थे। डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरा वॉल्यूम टॉक बैक साइड आइएगा। श्रेया के पास चलते हैं। आज इसके कोलैप्स होने का कारण क्या है? श्रेया, क्या रिपोर्ट है इस पे, किन फैक्ट से फोकस किया गया है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसे कहते हैं पिछले 6 महीने का काफ़ी ख़राब रहा, क्या उसको कंसिडर कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, उसी को कंसिडर कर रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। IndusInd बैंक आज इंटरडे में 3% लुढ़का, अभी 2.5% गिरकर कर रहा है कारोबार। गोल्डमैन ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है, पहले न्यूट्रल की कॉल थी, डाउनग्रेड करके सेल की कॉल रख दी है। टारगेट प्राइस 722 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि 18% का डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है IndusInd बैंक में गोल्डमैन को। उनका मानना है कि जो आप बता रहे थे अभी फ़िलहाल जो दिक्कतें IndusInd बैंक में हमने देखी उससे ब्रांड पर असर पड़ा है। आप बात करें डेरिवेटिव अकाउंट को लेकर दिक्कतें थी, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे बैंक पर, गवर्नेंस और ऑडिट फेलियर भी रहा, जिसके कारण IndusInd बैंक के जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आई। रिटर्न ऑन एसेट के मोर्चे पर बात करें तो यहाँ पर कमाई भी घटने की पूरी संभावनाएं बता रहे गोल्डमैन, और इसीलिए EPS का अनुमान उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए घटा दिया है। आंकड़े आपके सामने रखती हूँ। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए EPS का अनुमान 25% घटा दिया है और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए EPS का अनुमान घटाया है 17%। मेजर कंसर्न्स उनको फंडिंग कॉस्ट को लेकर है, यानी कि जमा पर ब्याज खर्च बढ़ रहा है, ब्याज से मिलने वाली आय यानी कि यील्ड भी कमज़ोर हो रही है, साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। और गोल्डमैन कह रहे हैं कि एकदम से सुधार भी नहीं आ जाएगा IndusInd बैंक पर को, और ये जो
पेन है, जो कंसर्न्स है वो परसिस्ट करती हुई नजर आएगी। इसलिए उनका मानना है कि वैल्यूएशन जो है वो बुक वैल्यू से भी नीचे जा सकता है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं, नेगेटिव ट्रिगर्स, जो इंडसइंड बैंक के लिए अभी फिलहाल कंसर्निंग है, इसलिए रेड फ्लैग फिलहाल उनको नजर आ रहा है इंडसइंड बैंक। ओके, चलिए, तो कुछ रेड फ्लैग्स इस समय इंडसइंड बैंक में। आगे बढ़ते हैं अब, और कैश कॉल्स का टाइम हो गया। स्टिंग प्ले करते हैं, फिर कैश कॉल्स लेते हैं। आशीष कयाल जी हैं, सोमिल जी हैं और चंदन जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून चंदन जी, पहले आपसे ट्रेड लेते हैं। बताइए क्या रहेगी आपकी आज की कैश ट्रेड? जी नमस्कार। देखिए, मैं फोकस करूंगा यहाँ पे पारस डिफेंस पे, क्योंकि सेलेक्टिव डिफेंस काउंटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और पारस में काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर 2 दिनों से देखने को मिला है। इनफैक्ट यदि वीकली चार्ट देखूं तो पिछले लगातार 7 वीक से एक रेंज बाउंड बायस है, जहाँ पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट हर छोटे से डिक्लाइन में देखने को मिल रही है। तो इसलिए पारस डिफेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1650 का सपोर्ट रहेगा। काउंटर ऊपर में लगभग 1770 तक के टारगेट दिखा सकता है। ओके, पारस डिफेंस आपका 1686 पे एक बाय कॉल है। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, गुजरात गैस में यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है। इसने पिछला जो लेवल्स था, पीवॉट लेवल्स करीबन 490 के आसपास का, उसको पार करके फिलहाल सस्टेन कर रहा है। तो गुंजाइश है गुजरात गैस में एक अच्छा रुझान यहाँ से इमर्ज हो, ब्रेकआउट अच्छा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे, तो यहाँ पे लॉन्ग जाने की राय होगी। टारगेट आएगा ऊपर में 520 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 475 का। ओके, 520 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुजरात गैस में। आशीष कयाल जी के पिक फिलहाल आती हुई टॉप कैश कॉल के लिए। सोमिल मेहता जी, आप बताइए आपने क्या पिक किया है टॉप कैश कॉल के लिए? मैंने पिक किया है जेके टायर्स। जेके टायर्स में एक आवली चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, वो ऊपर की तरफ आज ब्रेकआउट मिल चुका है। वेरी गुड मोमेंटम। 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 355 का रखेंगे और ऊपर में टारगेट 385। ओके, चलिए, तो ये कुछ स्टॉक कॉल्स आपके लिए। नीरज जी, एक इंडसइंड बैंक पर आपका क्या व्यू होगा? अब मैनेजमेंट ट्रांजिशन बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, नए सीईओ का नाम आएगा, उसके बाद हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है 1-2 क्वार्टर किचन सिंकिंग के होंगे, लेकिन इस डिप में बाइंग करनी है या अवॉइड करना है? या मेरे हिसाब से इस डिप में बाइंग कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक काफी जो नेगेटिव न्यूज थी वो इसमें प्राइस्ड इन है। हाँ, अगर कुछ किचन सिंकिंग होती है नए सीईओ के आने के बाद, उससे थोड़ा बहुत डिप मिल सकता है, वहां पे क्यूमुलेट कर सकते हैं इसको। बट आई थिंक मोर और लेस काफी उन्होंने जो क्लीनिंग अप करनी थी पहले कर भी दी है। तो इंक्रीमेंटली बैड न्यूज आना ज्यादा नहीं आ सकती मेरे हिसाब से। और अगर न्यू सीईओ की जो अनाउंसमेंट होगी वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर जो बोर्ड की टॉप चॉइस है अगर वो आ जाते हैं तो आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है बैंक के लिए। तो आई थिंक एक इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ से कुछ नीचे आता है स्टॉक तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, तो डिप में एक्यूमुलेट करने की राय फिलहाल इंडसइंड बैंक पर, तो एक अच्छा मौका हो सकता है जहां पर एक्यूमुलेशन का सोच सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर पेन परसिस्ट करता ही जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने निफ्टी में अच्छी खासी रैली देखी, लेकिन रियल्टी स्पेस तभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। आज बिकवाली में तो गिरकर ही कारोबार कर रहा है। फिनिक्स देखिए, फिनिक्स लिमिटेड 3.5% से ज़्यादा टूट गया आज के सत्र में। डीलों के आसपास से इंडेक्स आपको काम करता हुआ नजर आएगा। ओबरॉय रियल्टी 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आशीष कयाल जी, आप बताइए, फिनिक्स पे मैं आपसे राय जानना चाहूँगी। क्या लग रहा है इस जो जिस तरीके से गिरावट हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है, लेने लायक है या फिर अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए? देखिए, यहाँ पर दबाव जो है वो खाली फिनिक्स में ही नहीं, ये दबाव अक्रॉस द स्पेस ही बना हुआ है। लेकिन अगर फिनिक्स की बात करें तो ये स्टॉक ने परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है। तो इसके सामने ओबराय रियल्टी या दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो अच्छे ट्रेंड में थे, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट चल रहा है। लेकिन फिनिक्स तो एक कंसोलिडेशन में ही चल रहा था श्रेया। 2025 से अगर आप देखें तो ये करीबन 1800 ऊपर में पार नहीं कर पाया, 1700 का लेवल फिर पार नहीं कर पाया, और अभी वापस से अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज के पास में आ गया, जिस जो लेवल है करीबन 1450 का। तो ये पूरे रेंज में, यहाँ पर मैं अवॉइड की राय दूंगा। यहाँ पर स्टॉक पे लॉन्ग नहीं जाना है। अगर ये 1450 ब्रेक हो जाता है तो बड़ा ट्रेंड इसमें नीचे का शुरू हो सकता है, तो फिलहाल अवॉइड करिए इसे। ओके, फिनिक्स मिल्स है वाइड एज ऑफ नाउ। मीनवाइल अगर आप निफ्टी को देखें अगेन 25,398, बैंक निफ्टी अब शायद टेंडिमा को अभी टेंडिमा पे है,
पर मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार की कॉलाइटिंग आईसीआईसीआई बैंक में, जिस प्रकार की कॉलाइटिंग आपका एचडीएफसी बैंक में है, और डीप मतलब पुट्स में जिस प्रकार का अगर आप देखें बिल्डअप है, इट्स वो बैंकों के मोमेंटम के कोलैप्स होने का इंडिकेशन है रियली। मेरे स्क्रीन पे पिछले 10 मिनट से आईसीआईसीआई बैंक में गजब कॉलाइटिंग है। ये क्या भी बन रहा है हमारा साहब का आईसीआईसीआई बैंक मेरे स्क्रीन पे, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पुट कॉल राइटिंग आज पूरी की पूरी ये बॉडी क्रिएट हुई है बिलो 20, मतलब और ये अमूमन ऐसे में शायद 50 डेमा तक का सफ़र तय करता है, वो जो कि प्लेस्ड है 14, 15, 14, 16 पे। आपका व्यू क्या बन रहा है आईसीआईसीआई बैंक पे? थोड़ी तकलीफ तो है क्योंकि देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम पिछले करीब 15 सेशन देखें तो 2 बार 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो मैं आई थिंक 50 डे मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 14-15 वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अभी शॉर्ट करने की राय करंट लेवल्स पे तो नहीं रहेगी। ओके, शॉर्ट करने की राय तो नहीं रहेगी इन लेवल्स पर। टायर शेयरों में आज तेज़ रफ्तार देखने को मिली है। टायर शेयरों में रैली की क्या है वजह, ये जानते हैं दीपाली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और इनफैक्ट कल ही हम ऑटो सेल्स नंबर्स का रिव्यू कर रहे थे तो वहाँ से भी कुछ क्यूज़ लिए हैं टायर स्टॉक्स ने, क्योंकि जो 2 व्हीलर सेगमेंट है, ट्रैक्टर सेगमेंट है, वहाँ परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर रही है। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बेटर दिखाई दे रहे हैं और इसी के बेसिस पे अगर आप रीसेंट रिपोर्ट्स देखेंगे टायर क्षेत्र पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की, वो भी पॉजिटिव रही है। फॉर इंस्टेंस जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं सीएलएस से, मोतीलाल ओसवाल या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, उनका मानना है कि एक तो डिमांड यहाँ से फर्दर पिकअप होती हुई दिखाई देगी, स्पेशली 2 व्हीलर्स में, ट्रैक्टर्स में और खासतौर से कमर्शियल व्हीकल्स में। उसका बेनिफिट टायर कंपनीज को आते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम FY25 की परफॉर्मेंस देखें टायर क्षेत्र की, तो वो लार्जली इंपैक्ट हुई थी क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी इनकी बढ़ गई थी और अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो इनपुट कॉस्ट है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड वो डिक्लाइन हो सकती है इन कमिंग क्वार्टर्स। जो इनफैक्ट Q1 में भी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो मोर और लेस स्टेबल रही है, तो उसका इंपैक्ट इनके अर्निंग्स पर भी दिखाई देगा पॉजिटिवली। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मार्जिन्स अब ग्रेजुअली यहाँ से फर्दर रिवाइव होते हुए दिखाई देंगे। टायर कंपनीज के मार्जिन्स बेहतर होंगे। हमने ऑलरेडी देखा है क्रूड की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है, खासतौर से Q1 के दौरान। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि कंपनियां भी अब प्रीमियराइजेशन पर काफ़ी फोकस कर रही हैं, जो कि फर्दर अर्निंग ग्रोथ को एड करते हुए दिखाई देंगी। और एक माना ये भी जा रहा है कि Q2 ऑनवर्ड्स जो बेनिफिट रहेगा क्रूड प्राइस रिडक्शन का, उसका फायदा भी इन कंपनीज के अर्निंग्स में आगे जाते हुए दिखाई देगा। तो अच्छे अर्निंग्स की होप्स, मार्जिन्स में आगे जाते हुए सुधार, इनपुट कॉस्ट कम होने की एक्सपेक्टेशंस और डिमांड रिवाइव होना, ये 4-5 ऐसे ट्रिगर्स है जिसकी वजह से एक तेज़ी पूरे टायर क्षेत्र में देखने को मिली है। ओके, टायर स्टॉक्स पे ये दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया। और टायर स्टॉक्स आज सुबह से अगर आप देखें अपोलो टायर्स हो या फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करते हुए। द रीज़न आपने सुना भी दीपाली के इस एनालिसिस में अच्छा करते हुए। बट क्या इसे एक रेंज बाउंड, क्या इसे एक रेंज का ब्रेकआउट माने? नो, नॉट एग्जैक्टली। बट सौमिल, अगर आप इसको चार्ट्स पे देख रहे हों, आई होप आपने इस पूरे सेक्टर को एनालिसिस किया होगा। आज बालकृष्ण, जेके टायर, अपोलो टायर्स, MRF, इनमें से कोई चीज़ है जिसको आप एक ट्रेंड में आता हुआ देख रहे हैं, जिसको एक दिन चेंज किया जा सके? ट्रेंडिंग है इसमें से कुछ अभी? आई थिंक जेके टायर्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ बाय कॉल अभी कुछ समय पहले, और बालकृष्ण पे भी मेरा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। ये भी आई थिंक 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले मैंने यहाँ पे आपके शो में बाय कॉल दिया था। सो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे मुझे लगता है कि एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है और ये एक मीडियम टर्म में भी बहुत ही बढ़िया लॉन्ग कॉल है, एज इन ऑन द पॉजिटिव साइड पोजिशनल कॉल। ऊपर में 3200 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं और नीचे में आई थिंक 2250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस है, वो लगाना है। बहुत ही बढ़िया सेटअप है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक बाय सिग्नल ऑलरेडी आया है ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम। तो बालकृष्ण पे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे आप पॉजिटिव हैं। मीनवाइल निफ्टी बैंक डे लो पर, और मैं पिछले 10 मिनट से जो HDFC बैंक को ये देख रहा हूँ, ICICI बैंक को, वो प्रेशर स्क्रीन पे विजिबल है। इंडेक्स का और एक हैवी वेट जो है जिसमें मैं पुट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देख रहा हूँ, वो है ITC 411। और ITC ने इस बार जानते हैं क्या नेगेटिव किया है? 415 के क्लस्टर को तोड़ा है, जिसको अमूमन ये तोड़ता नहीं था। मतलब आज का ये प्राइस मान के चलिए 11 अप्रैल के बाद सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी है। प्रकाश सर, ये
मैं आपसे लास्ट टाइम भी ये प्रश्न पूछा था 415 पे, क्या ये एक रिवर्सल का कैंडिडेट है? वो 415 से रिवर्सल आया, 421 पे जाके सिंक हो गया। बीइंग एन एग्रेसिव ट्रेडर, आपको क्या लगता है, आई मीन क्या ये 410 के नीचे कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देगा? आईटीसी का प्लेसमेंट कितना रिस्की लग रहा है आपको, एंड बेटर फॉर शॉर्ट्स? थोड़ा रिस्की है, बेटर फॉर शॉर्ट, आपने एक सही शब्द यूज किया। देखिए ऐसा है कि अब 412-70 के आसपास कर रहा है ट्रेड। जो डाउन मूव है, फिर जो मूव बना हुआ है करीब 5-7-8 हफ्ते का बना हुआ है, ये लग सकता है कि ये इसमें वीकनेस काफी है, इनहेरेंट है। तो लगता है शॉर्टिंग का ट्रेड अब भी बनता है, अगर कोई शॉर्ट कर दे तो थोड़ा स्टॉप डीप लगाना पड़ेगा 420 का, और पॉसिबल है कि 400 रुपया देखेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में इतना नहीं बनता, ज्यादा नहीं बनता, लेकिन ये शॉर्ट के लायक है। मुझे इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। स्ट्रेंथ तब नजर आएगी जब वो 420 पार कर लेगा, वो भी दिल से। वहां पर तो रेसिस्टेंस है बहुत। तो जब भी एक्सपेंशन मिलते हैं, इसको शॉर्ट के लायक है आईटीसी। ओके, बिकवाले की राय आईटीसी पे फिलहाल चार्ट से ही इंडिकेट कर रहे हैं काफ़ी पेन में है ये स्टॉक। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मानस जायसवाल, जो कि सस्ता ऑप्शन बताएंगे। एफएनओ सुपरस्टार लेंगे हम सोमल मेहता जी से। चार्ट का चमत्कार बताएंगे विकास सालुंखे, और मिड कैप फंडा हम लेंगे नीरज दीवान जी से। बताइए सस्ता ऑप्शन, मानस जी आपसे शुरुआत। तो देखिए एबीएफआरएल के 75 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एबीएफआरएल ने कंफर्मेशन दिया, हायर टॉप हायर बॉटम्स का 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो 75 का कॉल ऑप्शन ₹3.90 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस ₹2.90 के लगा के रखेंगे, ₹2.90 के स्टॉप लॉस लगाएं और ₹6 के टारगेट सेट करें। ओके, आदित्य बिरला फैशन रिटेल ये है एफएनओ सुपरस्टार की पिक मानस जी की तरफ से। नहीं, सस्ता ऑप्शन के पिक एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अब सोमिल जी के पास चलते हैं। सोमिल जी बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। मेरा बाय कॉल होगा पीआई इंडस्ट्रीज पे। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके फिर से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है आज। स्टॉप लॉस होगा 4090, टारगेट होगा 4270। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज आपका बाय कॉल केमिकल बास्केट में 4170 पे बाय कॉल। विकास जी आपका चार्ट का चमत्कार ट्रेड क्या है? देखो, मेरा चार्ट का चमत्कार में लार्ज कैप में से ही है एशियन पेंट। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 2400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे ब्रेक होते हुए देखने मिल रहा है। तो 2500 के टारगेट के लिए यहाँ पे एशियन पेंट को बाय किया जा सकता है। 2360 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में एक अच्छा आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो चार्ट के चमत्कार के लिए एशियन पेंट बाय करना चाहिए। ओके, एशियन पेंट्स आपका 4800, ये 2408 पे, माफ कीजिएगा फिगर पलट गई, 2408 पे एक बाय कॉल है। नीरज जी के पास चलते हैं, आज का उनका मिड कैप फंडा। नीरज जी, मिड कैप्स में इस वक्त तो क्या सेल लगी हुई है, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको प्राइस वाइज? एक्चुअली मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है इकरा, जो काफी लास्ट आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है वो स्टॉक। और उसमें वो रीजन भी ये है कि उसकी आप 3-4 साल की लास्ट देखें भी तो 20% ग्रोथ आई है उसकी प्रॉफिट में भी लास्ट 4 सालों में। आई थिंक वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका मूडीज के साथ एफिलिएशन है, जो ग्लोबली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब 20% जैसी ग्रोथ और इसकी 23-24% आरओसी है, अगर आप इसको कंपेयर करें जो दूसरे क्रेडिट रेटिंग के स्टॉक्स हैं, अगर आप इसको केयर के साथ भी कंपेयर करें तो ये उसके मुकाबले सस्ता मिल रहा है इस वक्त, जो नॉर्मली नहीं होता है। तो आई थिंक यहाँ पे बाइंग करें तो आपको एक 25-30% की 1 साल की रिटर्न मिल सकती है इसके अंदर। तो मैं इकरा को रिकमेंड करूंगा फॉर 1.5 ईयर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। इकरा आपकी बाय कॉल है। ट्रेड एक के बाद जो हमने एक पिक किए यहाँ पर, मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ इस सीक्वेंस में। आज मानस जी ने सबसे पहला ट्रेड दिया, रिकमेंड किया ईबी फैशन की कॉल, स्ट्राइक 75 की, 6 का लक्ष्य 410 पे ट्रेड करता हुआ, स्टॉप लॉस 290 का। सोमिल मेहता जी ने पिक किया पीआई इंडस्ट्रीज 4177 पे पिक किया था, इट्स नाउ 4181, 4270 का लक्ष्य यहाँ पर। एशियन पेंट्स पे 2411 पे बाय है और 2500 का लक्ष्य है। और इकरा नीरज दीवान जी का आज का मिड कैप फंडा 6799, ऑलमोस्ट इस वक्त 6800 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी करीब 25,412, एक फीलिंग आ रही है कि शायद 25,400 को सिक्योर करके ले जाने के मूड में है। लेट्स सी, आई मीन, और अगर 50 पॉइंट मिल जाए तो कम से कम एक डिफरेंशियल मिल जाए हमको,
वर्सेस आई थिंक 400। तो कल की एक्सपायरी, कल की जो वीकली एक्सपायरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एशियन पेंट्स अभी अभी कॉल्स में शामिल था, अच्छा करता हुआ, बट लॉरस को देख के मैं थोड़ा सा अचंभित हूँ। लॉरस आज इट्स थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन जब मूव दे रहा है। एक कहते हैं ना, मैंने ओवरबॉट ट्रजेक्टरी होती है, बट आशीष इट सीम्स दैट कि अभी लॉरस के लिए कुछ भी ओवरबॉट नहीं है। आई मीन अमूमन प्रीवियस हाइज को क्रॉस करने के बाद एक कूलिंग ऑफ होती है, लेकिन अभी ये वर्टिकल बनता जा रहा है। मेरे ख्याल से नया ट्रेड तो मैं क्या ही पूछूंगा, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रीजनेबल क्या होगा इस पे? देखिए बिल्कुल वीरू, क्योंकि क्या है इसका, अगर आप डेली आरएसआई देखें करीबन 80 के आसपास चल रहा है। मतलब ओवरबॉट तो डेफिनेटली है, नया ट्रेड तो यहाँ लेना बनता नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं। यहाँ पर एक सिंपल तरीके से अगर किसी के पास में स्टॉक बना हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर पिछले डे का लो स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जब तक वो पिछले डे के लो के नीचे क्लोज नहीं होता है, ये ट्रेंड को राइड करते रहिए। क्या है कि यहाँ पर ये करीबन गुंजाइश है कि लॉरेस लैब यहाँ से 800 के आंकड़े तक पहुंच सकता है ऊपर में। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग मेथड है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो जो आज का लो, अभी जो अगर ये क्लोज हो जाता है स्टॉक, उसके बाद में आज का लो आएगा करीबन 742 का। तो 742 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। क्लोजिंग बेसिस पे 3:15 बजे देखिए कि अगर उसके नीचे क्लोज हो रहा है तो एग्जिट करना है, नहीं तो कैरी करते रहिए। तो सिंपल ट्रेंड है, ट्रेंड फॉलो करिए। ट्रेंड फॉलो कीजिए और 758 पे लॉरस लैब आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा डे हाई पर। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। लाउंज सर्विस देने वाली ड्रीम फोक सर्विसेज के शेयर आज दबाव में है। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कुछ प्रोग्राम बंद होने के कारण आप देखेंगे 4% से ज़्यादा ये टूट गया है आज। लेकिन डिटेल समझते हैं अब विनी से। विनी, क्यों गिर रहा है ड्रीम फोक्स आज? बिल्कुल, तो आज ड्रीम फोकस में मिनी जो अनाउंसमेंट कल शाम को आई थी, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उनके जो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ कुछ प्रोग्राम्स हैं लाउंज सर्विसेज के लिए, वो अब कैंसिल हो चुके हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025। कंपनी ने ये भी बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स ये दोनों क्लाइंट्स के साथ अभी भी है, पर लाउंज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो थोड़े माइग्रेट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी। उसके बाद कंपनी ने CNBC TV 18 से बात की और उसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आ रही है। तो फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट अलर्ट है कि भूलिए मत, 93% ऑफ रेवेन्यू कंपनी का आता है लाउंज सर्विसेज से, सिर्फ 7% है नॉन लाउंज सर्विस से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। नाउ इसके अलावा कंपनी ने ये बताया कि उनको जो कैंसिलेशन का इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये दोनों क्लाइंट्स कैंसिल कर रहे हैं, वो चंद घंटे पहले ही मिली थी। जब उन्होंने अनाउंसमेंट की उसके चंद घंटे पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके अलावा ये उन्होंने बताया कि 2 मेजर एयर ऑपरेटर्स हैं जहां पे जो एंटर किए हैं ये बिजनेस में, जिन्होंने एंट्री की है रीसेंट टाइम्स में, और उसकी वजह से अब उनके बिजनेस पे प्रेशर आ रहा है, स्पेशली लास्ट 2 साल में। उसके अलावा ऑपरेटर्स ने प्रेशर डाला है क्लाइंट्स पे भी, उसकी वजह से क्लाइंट्स माइग्रेट हो चुके हैं और माइग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम ड्रीम फोक्स टू अदर कंपनीज एंड अदर ऑपरेटर्स। ये बड़ी हाईलाइट आ रही है और इसकी वजह से मेजर प्रेशर आ रहा है कंपटीशन से, कंपनी ने बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि करंटली 35 to 40% ऑफ जो लाउंज ऑपरेट हो रहे हैं वो ये मेजर कंपनीज और मेजर ऑपरेटर्स हैं उनसे हो रहे हैं, और लाउंज उनका एक बिग ग्रोथ ड्राइवर है, रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर है। अब यस वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पर अभी भी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है और उसकी वजह से इम्पैक्ट तो आएगी। ये उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में भी बताया है कि मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। कितना इम्पैक्ट है वो हम वेट करेंगे कंपनी की और एक रिलीज आने के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन आने के लिए, पर अभी ये अपडेट है मेजर प्रेशर आ रहा है बड़े ऑपरेटर्स से, 2 मेजर कंपनी से। उसकी वजह से ये क्लाइंट्स शिफ्ट हो रहे हैं और क्लाइंट्स पे भी प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से माइग्रेट हो रहे हैं। तो थोड़े काज माइग्रेट हो चुके हैं, थोड़े काज अभी भी ड्रीम फोक्स के साथ है और अभी कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है इन क्लाइंट्स के साथ। पूरा कॉन्ट्रैक्ट चालू है, सिर्फ लाउंज एक्सेस प्रोग्राम ये दोनों क्लाइंट्स के साथ कैंसिल हो चुका है। ओके, इट्स अ नेगेटिव फॉर ड्रीम फॉक्स। और श्रेया, अपन तो पिछले साल भर में आए क्रेडिट कार्ड के लिए इसलिए था क्योंकि लाउंज एक्सेस मिलता था। ये तो नेगेटिव है, है ना। ड्रीम फॉक्स हालांकि याद रखिएगा, इट्स आई थिंक आज की न्यूज़ फ्लो पे रिएक्ट कर रहा है, बट पिछले अगर आप साल भर की इसकी प्राइस परफॉर्मेंस को देखें ना तो वाकई क्रैक हुआ है। इट्स 226 और इसका ऑल टाइम हाई अगस्त 2023 का था और वो था 850। तो वेल्थ यहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी रोड हुई है। नीरज जी, आप कैसे देख रहे हैं? मैंने एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल था, मेरी तो कई बार इस मैनेजमेंट से चर्चा भी हुई थी, बट धीरे धीरे खबर समझ में आ रही है। आई थिंक चेंजिंग इक्वेशंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स कौन से नए, जिसके बारे में जिक्र भी किया जा रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट आप कैसे रीड करते हैं
अगर आप डीम फोक्स होल्ड करते हैं उनके लिए राय क्या होगी, एक वाजिब राय क्या कहती है आपको? डीम फॉक्स एक्चुअली मैं होल्ड नहीं करता, ना ही मैंने कभी रिकमेंड किया स्टॉक। एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, इसको समझना पड़ेगा कि क्या इनके फंडामेंटल्स हैं, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। ओके चलिए ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, कोई गेस नहीं नीरज जी करना चाहेंगे, कभी रिकमेंड नहीं किया है। टेक्निकली बात कर लेते हैं इस पर। मानस, अगर ये 220 की ट्रजेक्ट्री को, या फिर वो ट्रजेक्ट्री जो कि इसने 5 मई से लेकर 13 मार्च के बीच में होल्ड की थी 216, क्या फाइनली वो आपका एग्जिट जोन होना चाहिए क्या, अगर उसको ब्रीच करता है तो? देखिए पैटर्न तो अभी भी निगेटिव ही है, और अगर ये 220 के नीचे जाएगा तो उसके नीचे करीब 15 से 20 रुपए का डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से तो करंट लेवल्स पे निकलना चाहे तो करंट लेवल्स पे निकले, नहीं तो कम से कम 219 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो बिल्कुल आपको निकलना चाहिए लॉन्ग पोजीशन से। ओके तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी ड्रीम फोक्स पर। अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। कुछ सत्रों से ज्वेलरी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स आज कमज़ोर बाजार में भी 2.5% ऊपर दिखेगा आपको। और अगर मैं 5 दिनों की भी बात करूँ तो 9.5% का अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। और इस महीने में अब तक हालांकि थोड़ा टूटा है, लेकिन शानदार रिटर्न पिछले हफ्ते में हमें देखने को मिला कल्याण ज्वेलर्स में। यहाँ पर क्या राय बनेगी गाबा सर, कल्याण ज्वेलर्स कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? कल्याण ज्वेलर्स, यस, कल्याण ज्वेलर्स ठीक तो लगता है। कभी 5-7 दिनों से एक अपमूव मिला है, एक ब्रेकआउट तो मिला है ऑन हाई टाइम फ्रेम पे, तो बायर्स अपसाइड है, लेकिन इतना चलने के बाद शायद थोड़ा रुक सकता है, लेकिन अपमूव ऑन है। अपडेट करें 586 पर कल्याण ज्वेलर्स। मेरे ख्याल से एक स्टॉप अगर चले 577 का, करीब 9 रुपए का अपमूव ऑन है। 600 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर जाकर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आ सकती है, लेकिन अप ऑन है कल्याण ज्वेलर्स। ओके कल्याण ज्वेलर्स आपकी स्क्रीन पे 585 पे। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स पे चर्चा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से टेक्निकल प्लेसमेंट बहुत हो चुकी है, कुछ टेक्निकल प्लेसमेंट की बहुत और बात करेंगे, वैल्यूएशंस की बात करेंगे, और कुछ Q1 के अपडेट्स जो आ रहे हैं उन पर बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ फिरोज अजीज़ मौजूद होंगे, जॉइंट CEO अन्नदाता वेल्थ के। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिरोज से आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में बातचीत होगी। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब फिरोज जी से बातचीत शुरू करते हैं। फिरोज, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। फिरोज, सिंस लास्ट टाइम जब मेरी आपसे चर्चा हो रही थी तो बहुत सारे टेक्निकल और डेरिवेटिव पैरामीटर्स को भी आपने बखान किया था, और FIs की प्लेसमेंट ये सडनली आई थिंक 25,600 के आसपास, 700 के आसपास जो सेलिंग आ रही है, FIs जो कि इस सीरीज़ में फिर भी कम शॉर्ट्स के साथ आए थे, कुछ कवर की थी उन्होंने टुवर्ड्स आई थिंक एंड ऑफ लास्ट सीरीज़, वो सडनली कैश की सेलिंग उनकी फिर विजिबल है, फिर इंडेक्स की प्लेसमेंट नेगेटिव होती हुई, और एक ऐसे समय में जब US मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इंडियन मार्केट्स की आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से प्लेसमेंट लग कैसी रही है? ये एक डिसेंट रिट्रेसमेंट है जिसको कैच करना चाहिए, या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करें? प्लेसमेंट पर आपका टेक इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरू सर। मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि डेरिवेटिव इंडिकेटर्स काफी अच्छे लीड इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट की शॉर्ट टर्म बैरोमीटर के आधार पे, बट अगर आज आप देखें, आज तो आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज डेरिवेटिव का सबसे अच्छा सर्क्यूलर जो मैनिपुलेशन को कर्व करने की चेष्टा रखता है वो उसका आज से लागू हुआ है, जहां पे हम डेरिवेटिव में ऑप्शंस मार्केट को नोशनल वैल्यू से डेल्टा वैल्यू में मूव कर रहे हैं, क्योंकि आज से वो लागू है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 उसका ये मतलब है कि ऑप्शंस जो समझो कि अगर वीरेंद्र साहब आप ये देखिए कि अगर 22,950 का सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है 10th जुलाई का, उसकी नोशनल वैल्यू भी 22,950 है, और अगर 25,000 का पुट ऑप्शन लेता हूँ तो ऑलमोस्ट एट द मनी है, उसकी भी नोशनल वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर थी। अब उसको डेल्टा वैल्यू पे मूव कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो दूर वाले पुट हैं, जो नीचे वाले पुट हैं, उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो रिस्क होती है वो काफी कम होती है, वो 2 रुपए के होते हैं। अगर मार्केट 100 पॉइंट भी गिरेगी तो वो 2.25 रुपए के होंगे। तो डेल्टा इज नथिंग बट द रिलेशन टू द मार्केट मूवमेंट, उस पे मूव किया जा रहा है, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड मूव। रेगुलेटर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब क्योंकि ये इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, इसको सेटल होने में 3-4 दिन लगेंगे, तो उसके पहले इफ आई एम गिविंग यू एनी इंडिकेशन, इट माइट बी इट विल बी लाइक जंपिंग द गन। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर दूसरे बैरोमीटर्स देखूं,
जैसे आपने कहा लॉन्ग्स आज 38 की है, अगर हम 25,500 पे होते और 80 की लॉन्ग्स होती और 20 की शॉर्ट होती तो उसका तात्पर्य अलग निकलता है। बट 25,600 पे भी आज हमारी लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 37-38 है, तो गिरावट की संभावना कम है फ्रॉम अ डेरिवेटिव इंडिकेशन स्टैंड पॉइंट। जो आज भी अगर जुलाई की आप फ्यूचर्स देख रहे हैं तो 95-97 रुपीज फ्रॉम 3 जुलाई विच इज टुमारोज एक्सपायरी से कोट कर रहा है। हर वीक की इंप्लाइड वैल्यू 5.5 के फॉरवर्ड पे, क्योंकि रेपो रेट 5.5 का है तो फॉरवर्ड भी 5.5 अगर मैं मानूं तो 26 रुपए पर वीक की वैल्यू होनी चाहिए। तो 4 वीक की 26 रुपए पर वीक के हिसाब से 104 रुपए होते हैं, तो थोड़ा सा इंप्लाइड वैल्यू से कम कोट कर रहा है, तो दैट इज अ लिटिल नेगेटिव सेंटिमेंट। दैट्स पॉइंट 2। तो ये दो इंडिकेटर्स हैं, बट आई एम basically waiting for the biggest change today, which is in the Indian derivative history। पहला चेंज है ये, सबसे बड़ा चेंज है कि नोशनल वैल्यू से इंडियन ऑप्शन मार्केट डेल्टा वैल्यू पे लिमिट्स लगा रही है, ना कि नोशनल वैल्यू पे। ओके, हाय फिरोज, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ मैं। ओके, ओवरऑल मार्केट पे आपने बात की, लेकिन थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन करूँगा मैं आपसे। जून के ऑटो बिक्री आंकड़े आपने देखे, एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हैं अभी तक जितने आंकड़े आए हैं, हालांकि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स को और ऑटो स्पेस पे आपकी राय? श्रेया जी, मेरी ऑटो स्पेस पे राय काफी नेगेटिव थी, और बट आई थिंक वो नेगेटिव दौर भी थोड़ा सा खत्म हो गया है। लास्ट ईयर की टोटल अर्निंग्स उसकी डी ग्रो हुई है -2.6। लास्ट क्वार्टर की अगर मैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करूं, उसमें कुल मिला के 15 स्टॉक्स हैं, उसकी अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर में 22% नेगेटिव आई, तो दे एंडेड अप -2.6। ये जो ग्लोबल वॉर, जो टैरिफ्स कम होने थे, इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटीज कम होनी थी, उससे काफी रिस्क था। बट आई थिंक ये इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉल आउट है उसकी वजह से मुझे थोड़ी सांत्वना ऑटो सेक्टर में दिखती हुई आ रही है, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो टेस्ला इंडियन मार्केट को स्वीप करने वाला था, स्पेशली इन सम लोअर सेगमेंट्स और लिटिल मिड सेगमेंट्स, उसकी संभावना अब कम दिख रही है मुझे। सो आई थिंक ऑटो सेक्टर इज नॉट सो बेरिश एज मच एज आई वुड सम टाइम बैक। ओके, चलिए, तो ऑटो पे आपका इतना नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है फिरोज। एक दो बास्केट जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, उसमें कमोडिटीज़ ने पिछले 2-3 दिन को अगर आप देखें तो डोमिनेट किया। लुक एट मेटल्स, केमिकल्स, इवन फ्यू केमिकल, लुक एट यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ एट ऑल टाइम हाई, आरती इंडस्ट्रीज में एक रिवर्सल है। कमोडिटीज़ में आपकी प्लेस, मतलब आपने अपने आप को कैसे प्लेस किया हुआ है? क्लाइंट से क्या आउटलुक शेयर किए गए हैं? विनू सर, मेरे हिसाब से कमोडिटीज में बहुत बॉटम अप होने की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं मुझे। ऑफ कोर्स कमोडिटीज में काफी डाइवर्स परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एट एनी पॉइंट इन टाइम, बट आई थिंक जैसे आपने कहा, इट्स बीन अ रीजनेबल सेक्युलर रैली ओवर द लास्ट 10-12 डेज। तो मैं ये कहूंगा कि जहां भी स्टॉक्स हाई फ्री फ्लोट वाले हो, उसको अगर आप पोर्टफोलियो में रख रहे हैं फिर भी ठीक है। ऐसी रैली के बाद मेरे हिसाब से लो फ्री फ्लोट के स्टॉक्स जो हैं वो काफी हाई बीटा हो जाते हैं, क्योंकि अगर समझिए कि थोड़े पैसे डलने हैं, एक 3 बायर वो पूरे स्टॉक को 5% 7% से बढ़ा देते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स। मैंने एक स्टॉक को एनालाइज किया जिसमें पूरे महीने में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने उसको स्टॉक को बढ़ाया है, और एक ही वो स्टॉक गया 17% ऊपर, बट एक ही फंड मैनेजर ने उसको 17% ऊपर ले गया पूरी सीरीज में। सो ये क्या हो रहा है कि जो लो फ्री फ्लोट के स्टॉक्स हैं, एक या दो इंसानों के निर्णयों पे निर्भर हो जाती है। सो स्पेशली पीक के वैल्यूज पे हाई फ्री फ्लोट स्टॉक खरीदनी चाहिए, लोअर गिरे हुए वैल्यूज में लो फ्री फ्लोट खरीदना चाहिए, वो रणनीति होगी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो भी आपके कमोडिटी स्टॉक्स हैं उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि हाई फ्री फ्लोट वाले स्टॉक ही खरीदें, लो फ्री फ्लोट वालों से थोड़ा बच के रहें, स्पेशली आफ्टर द रैली इज ओवर। इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी फिरोज जी। अच्छा फिरोज जी, हेल्थ केयर स्पेस ने साथ बनाए रखा अभी तक। आप देख लें फोर्टिस हेल्थ केयर, लॉरस लैब, हम चर्चा भी कर रहे थे शो में, अबाउट इंडिया जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या? देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर पे मैं थोड़ा बुलिश हूँ। सेक्टोरियल मतलब सेक्युलर बुल रन मिल सकती है। ऑन अ 3 ईयर बेसिस निफ्टी को 4-5% बीट करने की उम्मीद होती है। हम निवेशकों से डील करते हैं, ज्यादा ट्रेडरों से डील नहीं करते, तो जो भी सेक्टोरियल कॉल होता है उसमें हम ये बेंचमार्क लगाते हैं, ये पासिंग मार्क लगाते हैं कि निफ्टी को 3-4% पर एनम कंपाउंड ज्यादा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कर सकता है। निफ्टी फार्मा जो है उसमें 20 स्टॉक है। उसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि उसकी जो टोटल इंडेक्स की जो फ्री फ्लोट है वो 46% ही है। वन ऑफ द लीस्ट फ्री फ्लोट सेक्टर फार्मा है।
तो अगर रैली हुई नहीं हो तो लो फ्री फ्लोट खरीदें, रैली हो चुकी हो तो हाई फ्री फ्लोट खरीदें। तो वो भी इट स्टैक्स अप बेस्ट बिकॉज फार्मा ने अभी होल्ड किया है, बट आई थिंक उसकी जो लास्ट ईयर की अर्निंग्स की ग्रोथ थी वो प्राइस में आज भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अर्निंग्स की ग्रोथ जो लास्ट ईयर की थी 28.5% की थी। 972 की अर्निंग्स आई है, सॉरी 672 की अर्निंग आई है ऑन अ बेस ऑफ 530 rupees odd for Nifty Pharma. So I personally think earnings have still not been priced in price. So a good long-term sectorial bet for sure. ओके, बट थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फिरोज। मैं आपका शुक्रिया नहीं कर रहा हूँ, बट थैंक्स कि एटलीस्ट आपने हमको 60 पॉइंट दिए ऑन निफ्टी, अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम 25385। अच्छा, मीनवाइल प्रॉफिट लेना इस बाजार की एक महत्वपूर्ण चीज़ है फिरोज। आई मीन किसी भी सेक्टर में अगर आप पैसा बना चुके हो, वेल्थ क्रिएट कर चुका हूँ, तो आपका पार्शियल एग्जिट, फुल एग्जिट, बिट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, ये होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट वही जो आ जाए। एक दो स्पेस बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इंश्योरेंस स्पेस, लुक एट HDFC लाइफ, आप SBI लाइफ को देखिए करियर हाई पे ट्रेड करते हुए। यहाँ पर आपका व्यू क्या है इस वक्त इंश्योरेंस बास्केट, और इनफैक्ट इंश्योरेंस, आप हेल्थ केयर में जाइए, हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, क्या वेल्थ क्रिएट किए उन्होंने। यहाँ पे अभी ट्यून्ड रहें या फिर कुछ बुक करना चाहिए अभी? मेरे हिसाब से बुक करना चाहिए। जैसे आपने कहा, जो प्रॉफिट आ जाए वही सच्चा है। बहुत अच्छा लाइन है वीरू साहब। आई पर्सनली थिंक, आई कंप्लीटली कनका, फाइनेंशियल सर्विसेज को हम अगर 4 हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है लेंडिंग, दूसरा होता है सेविंग्स, दूसरा होता है इंश्योरेंस, और दूसरा होते हैं बैंक्स। बैंक्स को लेंडिंग में भी गिन सकते हैं। तो इसको अगर मैं देखूं तो आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर में से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके सेविंग सेक्टर में जाना, सेविंग सेक्टर वो माना जाएगा AMCs और वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स। मैं थोड़ा बुलिश हूँ, ऑफ कोर्स मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट हूँ, सो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट आई एम हैविंग सेड व्हिच, देखिए आज कैपिटल मार्केट, अगर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में रहना है तो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल मार्केट के जो सेविंग बिजनेसेस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं और पेरिफेरल बिजनेसेस हैं, उसमें इन्वेस्टेड रहना मेरे हिसाब से अनिवार्य है। क्योंकि निफ्टी में आज एक भी कंपनी नहीं है जो कैपिटल मार्केट्स के आधार पे वो हो। निफ्टी में IT का 7% का वेट, 11% का वेट है, फार्मा का वेट है, सबका वेट है। इंडिया अगर फाइनेंशियलाइजेशन से जा रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि 3-4 साल बाद ऑल द एक्सचेंज स्टॉक्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, द डिपॉजिटरीज, उनकी निफ्टी में शामिल होना मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और होगा ही, दैट्स निश्चित। सो उसमें अगर एक्सपोजर लेंगे तो जब वो निफ्टी में जाते हैं तो 8 लाख करोड़ का इंडेक्स का पैसा है, EPFO का लार्जली। जब वो इंडेक्स में आता है, जोमेटो की स्टोरी देख लीजिए, उसमें इतने सारे शेयरों का परचेज इसीलिए हुआ क्योंकि वो निफ्टी में आ गया। तो वो इफ यू वांट टू प्ले दैट कार्ड, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ही, फ्रॉम इंश्योरेंस इफ यू मूव टू सेविंग्स, और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एक्सचेंजेस आती हैं, डिपॉजिटरीज आती हैं, और दैट विल बी अ गुड 2-3 ईयर प्ले। गावस्कर की लाइन है ना, वो जो आ जाए वो अपना है, बाकी सब सपना है। उसी तर्ज पे आपने भी कहा फिरोज जी। अच्छा फिरोज जी, जो स्पेस है जिसमें काफ़ी टसल देखने को मिल रही है, पेंट स्पेस में ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने एशियन पेंट्स पर आरोप लगाए कि अपनी मजबूत पोजीशन का, लीडरशिप पोजीशन का वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी तो मामला चल रहा है CCI के पास, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि कंपटीशन तो काफ़ी है स्पेस में। आपकी क्या राय होगी? अभी स्पेस को आप वेट एंड वॉच के मोड पे रखा है आपने, या फिर एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं? श्रेया जी, मेरी इस सेक्टर में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, तो आई वुड नॉट वांट टू सेकंड गेस, सो आई विल गिव दिस क्वेश्चन अ पास, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग कम है। मैंने ना तो उसकी पूरी डिमांड एंड सप्लाई देखी। प्राइस, एक शेयर का प्राइस सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं होता, फंडामेंटल्स पैन आउट करते हैं 2-3 साल में। तो उसके लिए उसकी डिमांड सप्लाई, उसकी ओनरशिप, उनकी कैप टेबल के एनालिसिस, हम 2 एल्गो चलाते हैं, वो मैंने चलाए नहीं है इस पे, so I would refrain from commenting on कोई this. बात नहीं फिरोज जी, मेरे सवाल मेरे पास काफ़ी हैं, अब पूछने बैठूंगी तो सुबह भी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से रियल्टी स्पेस पर है। मार्केट की रैली में इसने पार्टिसिपेट किया नहीं पिछले हफ्ते जो हमने रैली देखी थी, और अभी भी काफ़ी स्पेस पेन में लग रहा है। यहाँ पर आपकी राय क्या होगी? मेरी राय अगर ऑफ कोर्स थोड़ी लॉन्ग टर्म राय होगी, 1.5 से 2 साल में ये सेक्टर में मैं काफी बुलिश हूँ। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, इट्स ऑब्वियस, बट आई थिंक द काइंड ऑफ लिक्विडिटी इंडिया में जो आने वाली है, आई थिंक उसमें स्पेशली ऑफ कोर्स अफोर्डेबल हाउसिंग में अब कोई बिल्डर रहा नहीं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का भी डेफिनेशन चेंज नहीं किया है गवर्नमेंट ने 2017 से, 2016-17 से। सो पॉइंट, आई एम बुलिश ऑन दिस स्पेस फ्रॉम अ 1.5 to 2 year perspective.
अच्छा फिरोज, आईटी पर क्या कर रहे हैं? आई मीन कितनी इंटरेस्टिंग बात कल फेड ने कही, फेड चेयरपर्सन ने, कि अगर आप, जो ट्रंप की तरफ उन्होंने इशारा किया कि अगर आपने ये रायता नहीं फैलाया होता ना टैरिफ्स का, तो शायद अब तक हम रेट काट चुके होते हैं। अब यूएस में ये रायता कब तक सिमटेगा, कब तक अगर आप देखें सारी डील्स हो जाएंगी, एग्जैक्टली टैरिफ रेट्स क्या हैं, कितना वो इन्फ्लेशन पर प्रेशर डालेंगे, उसका सेंस मिलेगा अभी। लेकिन जिस प्रकार से हमारा आईटी इस वक्त बिहेव कर रहा है, स्पेशली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन मिड कैप आईटी में, आपका आईटी पर रुझान क्या है इस वक्त, व्यू क्या है? आई थिंक मिड कैप आईटी विल बी द स्पेस, मेरा भी यही मानना है। निफ्टी आईटी में जो आप फ्लैश कर रहे हैं उसमें 10 स्टॉक्स हैं, और उनकी उनकी भी अगर आप अर्निंग्स देखें लास्ट ईयर 10.7% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है। सो आई थिंक मिड कैप आईटी में बुलिश रहना आई थिंक इज सेंसिबल। और आई थिंक निफ्टी आईटी के जो लार्ज स्टॉक्स हैं वो काफी एजाइल होंगे। यूएस से जो स्पिल ओवर आएगा, मेरे हिसाब से ट्रेड डील थोड़ी ज्यादा ओवर हाइप्ड है। I think वो from an India standpoint, of course, it can only be a positive. थोड़ी मिनी डील ऑलमोस्ट साइन हो रही है। 2.5% हमारा जीडीपी है एज एन एक्सपोर्ट, और उसको 500 बिलियन पे पहुंचाने की चेष्टा है बाय 2030 फ्रॉम द ट्रेड एग्रीमेंट पर्सपेक्टिव। बट आई थिंक सबसे बड़ा, जैसे आपने फेड की मेंशन की, तो मैं फेड की बैलेंस शीट एनालाइज कर रहा था, उसमें 6.5 साल के बॉन्ड्स हैं। सबसे बड़ा रिस्क फ्रॉम यूएस टू इंडिया और एनी emerged market comes from QT कैसे की जाएगी, quantitative tapering कैसे की जाएगी। quantitative easing is ruled out because in last time inflation काबू में था, तब QE की थी। तो ये अगर होल्ड टू मैच्योरिटी करती है फेड अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो को, तो 6.5 साल में उनकी बैलेंस शीट आधी होती है। अगर ये करती है तो कोई रिस्क नहीं है। अगर वो QT करती है फिजिकली बॉन्ड्स बेच के, तो एक रिस्क आता है इंडियन मार्केट्स में। ट्रेड डील में जो भी गिरावट आती है उस वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं मानूंगा, क्योंकि 14 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा है 4.25 साल में। उसी 4.25 साल में एफआईआई ने जीरो खरीदा है। अगले 10 साल में मेरी ये उम्मीद है, यू कैन मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस वन, 50 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस डालेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट में। पेपर की कमी होगी, कैपिटल की नहीं। गुड पॉइंट है। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, एंड स्पेशली कमेंट्स रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ मार्केट। इट्स 25465। चलते हैं अनुज के पास। अनुज, आखिरी में ये कुतुब मीनार जो दिख रही है ना मिनट चार्ट पे, थोड़ा सुकून दे रही है। जाते जाते कम से कम 2500 तो नहीं, लेकिन हाँ कुतुब मीनार आखिरी में, मतलब पूरे सेशन की नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक छोड़ दे रही है। एटलीस्ट 2 में से 1 प्रोट्रैक्टर काम कर गया एज ऑफ नाउ, और वहाँ निफ्टी बैंक ने 10 डे में डिफेंड किया। कैसे देखना चाहिए इस प्लेसमेंट को, स्पेशली अनुज इस बात के मद्देनजर की कल एक्सपायरी है? वीरू, मैं बताऊं, मैं आपको जब ये मैंने स्ट्रैटेजी ग्राफिक भेजे थे तब ये रिकवरी शुरू नहीं हुई थी, तो ये बात मैं अपफ्रंट क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो सुबह भी व्यू लिया था, मेरा अभी भी वही व्यू है। मेरा मानना यही था कि 25,350 तक की कोई भी डिप अगर आपको मिले तो वो एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी होगी आपको बाय करने के लिए, और मंथ एंड कॉल्स को एक्यूमुलेट करें। तो पहला तो वो ये रहेगा कि इन लेवल्स पर आप मंथ एंड कॉल्स को एक्यूमुलेट करिए, और यहाँ से लेकर 25,350 तक की गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब मैंने ये स्ट्रैटेजी भेजी तो हम 25,400 पर थे फ्रैंकली, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाजार का ट्रेंड अभी भी नहीं रिवर्स हुआ है, बाजार का ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है। और एक और चीज़, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी पर तो डॉट 10 डे पर सपोर्ट आया, निफ्टी भी ऑलमोस्ट वहीं पर था, और निफ्टी बैंक ने 56,800 बचाया। आज सुबह जो हमने 56,800 की मेक और ब्रेक लेवल की बात की थी, 56,850 तक गए हम, और वहाँ से घूमे फिर बैंक निफ्टी पर। और ये बात बैंक निफ्टी की ओर हम दिखा निफ्टी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 56,800 हमने डिफेंड किया, और 56,833 से घूमे 57,030 तक आए। तो ठीक है, क्लोज बिल्कुल ख़राब नहीं है मार्केट का। अच्छा, आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आज किस तरीके की ये मार्केट है। 2-3 स्टॉक्स देखिए। एक बार एशियन पेंट्स का चार्ट देखिए इंट्राडे में। आज सुबह वो एशियन पेंट्स पर फ्रैंकली मैं सरप्राइज था कि वो सीएलएसए की रिपोर्ट पर स्टॉक गिरा, क्योंकि ये स्टॉक बॉटम बना चुका है, और ये लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बात हुई है कि जिस दिन वो डील हुई थी JSW पेंट वाली, उस दिन से ये स्टॉक ने मुड़कर नहीं देखा है, और अब तो क्रूड भी नीचे आया है। ऐसे स्टॉक्स में अब आपको जैसे भी डिप मिले आप बाइंग करें। एक और चार्ट दिखाता हूँ आपको SRF का। SRF में कल गिरावट आई, लेकिन अगर आप कैंडल्स देखेंगे, आज की कैंडल ने कल की पूरी कैंडल को ओवरशैडो कर दिया, और उसके ऊपर आकर क्लोज दिखा रही है, ऑल टाइम हाई पर आ गया स्टॉक का। तो
ये मार्केट में कुछ टेलटेल साइंस होते हैं जब इस तरीके के मूव्स आने लगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इंडिविजुअल पॉकेट्स में, कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। इंडेक्स पर आई थिंक कुछ एक्सपायरी से रिलेटेड, आई थिंक कल की एक्सपायरी से पहले कुछ गेम हुआ या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखकर मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में अभी भी किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन है। इनफैक्ट यही मेरा मानना है कि अभी भी जो बड़ी ट्रेड है वो लोअर साइड पर बाइंग की ही है। ओके, ये इंडेक्स पे व्यू, और थोड़ा सा अगर आप देखें तो रुझान इस प्राइस पे सकारात्मक ही है। निफ्टी एट 25463 और बैंक निफ्टी डिफेंड किया अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को, और अगर हमें यूएस से कुछ अच्छा हैंडओवर मिले तो माइट भी कल मॉर्निंग के वक्त हम शायद एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट कर लें वर्सेस 10 डे में। खैर अब एक काम करते हैं, डायरेक्टर साहब बताइएगा यतिन मौजूद हैं कि नहीं है, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं और ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। प्रकाश सर क्या पिक करेंगे? मनोबल बढ़ा है क्या आपका बाय कॉल लेने का? आफ्टर दिस आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट पुल बैक, बट 60 वेटेज रखते हैं, एज पे आए हैं और प्रायर टू एक्सपायरी आए हैं, तो आपका व्यू क्या है? क्या स्टॉक कैरी करेंगे आप? मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ट्रेड करें 2419 पर एशियन पेंट्स, स्टॉप लगाना चाहिए 2419 रुपीज, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट टारगेट 2450, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां रुकेगा और हाई जोन देखेंगे। जो बार बना है एशियन पेंट का ना आज बहुत ही बढ़िया बना है, इसमें ताकत है। यस, एशियन पेंट्स, उसके बाद ताकत है 2500 भी एशियन देखेंगे पेंट्स आते में। हुए। बिल्कुल, एशियन पेंट्स में ताकत है, डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी, गावस्कर पिक यहाँ पे। चंदन जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी? बिल्कुल, मैं बीटीएसटी की तरफ फोकस करूंगा और ये काउंटर रहेगा नाइका पे। नाइका पे काफी अच्छा एक सेटअप देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक की रिकवरी के बाद आज के दिन डिक्लाइन आया और वापस वो खरीदारी में तब्दील हुआ है और स्टॉक अपने रिसेंट के हाइज के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो 207 के सपोर्ट से नाइका पे खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 219 तक के टारगेट नाइका दिखा सकता है। चंदन जी इस बार पहली बार नाइका पे दाव खेला है आपने, कहाँ तक का अपसाइड देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अभी तो 219-20 की बात कर रहे हैं, बट वैसे देखें तो लग रहा है नाइका 235 से लेके 250 तक का टारगेट बन सकता है गिवन द सिनेरियो और सर्कमस्टेंसेस। हाँ, प्लेसमेंट अच्छी लग रही है, और बड़ी बात यह है कि पिछली बार का सप्लाई जोन जो मई एंड में एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन था, उसको पार किया इसने 210 के अराउंड जो था। एक बार वीकली चार्ट्स पे आता हूँ। अच्छा, एक बड़ी अच्छी फाइंडिंग है, क्योंकि अब इसको इतना टाइम हो गया कि हमारे पास 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है। एक इसने अटेम्प्ट लिया था 30 अगस्त को 2024 को टू क्रॉस 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये प्राइस 212 एग्जैक्टली वही है। प्लीज़ दर्शकों से गुजारिश है कि वीकली पे कन्वर्ट करके 200 वेमा डालिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चंदन जी क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम चलेगी। सौमिल बताइए आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? मेरा ट्रेड होगा ऑन द बाय साइड टोरेंट पावर। अभी जस्ट 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, छोटा सा कंसोलिडेशन है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। स्टॉप लॉस होगा 1425 और ऊपर में टारगेट्स होंगे 1580 के। ओके, टोरेंट पार सोमिल जी के पिक। मानस जी आप बताइए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो श्रेया जी आई थिंक मारुति के फ्यूचर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मारुति ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो मारुति के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 12,544 12,544 के स्टॉप लॉसेस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है और 12,850 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आशीष जी आप क्या पिक करेंगे? देखिए मेरा जो पिक होगा वो है अल्काइल अमाइंस में। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा जा रहा है डिस्पाइट ऑफ प्रेशर जो इंडेक्स पे देखा गया और ओवरऑल दूसरे स्टॉक्स पे देखा गया। अल्काइल अमाइंस अभी भी काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर एक बाय साइड की ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ पर टारगेट आता है ऊपर में 2500 का और स्टॉप लॉस लगाना है 2270 का। अल्काइल अमाइंस, ये बीटीएसटी ट्रेड आती हुई आशीष ख्याल जी की तरफ से। तो बीटीएसटी ट्रेड्स हो गए पूरे। एक बार कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। एक बार स्विगी का स्टॉक रखिए स्क्रीन पर चार्ट और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्विगी, क्योंकि खबर ये है कि स्विगी ने 99 स्टोर अपने ऐप पर ये लॉन्च किया है और 175 सिटीज़ में ये अभी जारी हुआ है। 99 स्टोर्स मतलब 99 रुपीज़ में आपको मील प्रोवाइड करेगा। टारगेटेड ऑडियंस है स्विगी का
जेंजी। हमारे साथ मौजूद है क्या फंडामेंटल गेस्ट नीरज जी? कोई बात नहीं, लेकिन चार्ट्स पे कैसा लग रहा है ये समझ लेते हैं। चंदन जी आप ही बताइए, स्विगी, क्योंकि कंपनी ने हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए, बोल ट्राई किए, अब 99 स्टोर्स भी ला रहा है, चार्ट्स पे कैसे इंडिकेशन स्विगी के अभी फिलहाल? बिल्कुल देखिए श्रेया जी, तो स्विगी और जोमेटो यानी इटरनल की बात करें तो बाइंग अटेंशन था इन दोनों काउंटर में। इटरनल हमें ज्यादा पसंद है, बट क्वेरी स्विगी है तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। 4 दिन से यहाँ पे करेक्टिव मूव देखने को मिला है और ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, बट रिसेंट का डिक्लाइन है वो एक बेस बाई ऑन डिक्लाइन इंस्टेंस दे रहा है। लास्ट टाइम जब मोमेंटम बना था तो 375 370 हर्डल हुआ करते थे। मेरा मानना है कि उन लेवल के आसपास आके फिर वापस रिकवरी होगी, तो सजेशन ये है कि थोड़ा सा और डीप आए टुवर्ड्स 370 75 तब खरीदना चाहिए। उस कंडीशन में 360 का सपोर्ट होगा और वापस स्विगी ऊपर में 400 410 तक के टारगेट के लिए मूवमेंट दिखा सकते हैं। पसंद आपको स्विगी और इटर्नल में से इटर्नल ही है ना चंदन जी? बिल्कुल, इटर्नल काफी पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से इटर्नल पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। इनफैक्ट इटर्नल हम 200 205 से लगातार सजेशन दे रहे हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों पोर्टफोलियो में काउंटर रहना चाहिए। हायर बेस बना रहा है, काउंटर थोड़ा स्लो मूव है। पहले 200 से 220 चलता था, फिर 220 का बेस बनाया तो 242 तक चला। अब 242 बेस बन जाएगा तो ऊपर में 280 तक के टारगेट बनेंगे। तो स्लो एंड स्टडी चलेगा, बट काफी अच्छा काउंटर है। और आई थिंक यदि पोजिशनली कोई रखता है तो 25 से 30%, इमीडिएट कोई लेता है तो 5 से 8% तक के स्विंग इटर्नल में मिल सकते हैं। ओके, इटर्नल ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है स्विगी से कंपेयर करें तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अब चलते हैं वीरेंद्र जी के पास, और ब्रेथ कैसी लग रही है उनसे से समझते हैं। कैसी लग रही है ब्रेथ सर? ब्रेथ ठीक है श्रेया, हालांकि बाजार ने थोड़ी सी लास्ट में डैमेज कंट्रोल किया, बट स्टिल आपको झुकाव जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे नजर आएगा, स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड। 105 शॉर्ट, 24 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट टेकिंग, तो ये फिगर डिजिट कंसोलिडेटेड बेसिस पे आती है 129 के आसपास, और 100 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 98 आपकी अगर आप देखें तो 77 इनफैक्ट 97 जो है वो लॉन्ग है, मतलब ग्रीन। एबी फैशन, मैनकाइंड में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था आज लॉन्ग साइड पे, सरप्राइज पैकेज था, कंप्लीटली सरप्राइज, क्योंकि अगर इसमें शॉर्टिंग हुई थी टाटा कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स के बाद, और बाकी मेटल्स आज का सेक्टर ऑफ द डे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, सब में लॉन्ग क्रिएट हुए। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवर की, जहाँ जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ने थ्रस्ट जनरेट किया। टायर स्पेस में अगर आप देखें आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मेरे ख्याल से अपोलो भी ऐसे ही कैंडिडेट होगा, नॉट एग्जैक्टली इन दिस लिस्ट, बट डिक्सन में शॉर्ट कवर, भारत फौज में शॉर्ट कवर, JSPL में शॉर्ट कवर, यूनिमिंडा में शॉर्ट कवर। यूनिमिंडा में कल काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी। बाकी शॉर्ट बिल्डअप ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे NCC, फिनिक्स मिल्स, श्रीराम फिनेंस और हुडको में शॉर्टिंग हुई। और अगली स्लाइड में जो लॉन्ग अनवाइंडिंग की स्लाइड है उसमें जो मतलब यहाँ पे लेवल टूटे, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे थे। लॉन्ग अनवाइंडिंग की स्लाइड मेरे ख्याल से दिक्कत है स्लाइड में, बट ये डिजिट्स हैं तो झुकाव डेफिनेटली अगर आप देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग फाइनली जिसे कहते हैं टैड बुल, क्योंकि बैन में था, याद रखिएगा। बाकी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में, HDFC AMC बहुत दिनों बाद प्रॉफिट टेकिंग मोड में आया, और इरेरा भी। HDFC AMC लेके आइएगा, बड़ा शार्प मूव था यहाँ पे, बट 2 दिन से क्योंकि ये जो पूरी कैपिटल मार्केट थी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है यहाँ पे। 5075 क्या कोई लेवल वायलेट हुआ है? कह नहीं सकते अभी, कह नहीं सकते, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ इस पर। इनफैक्ट आशीष 5011 यहाँ पे इसका 20 डीमा प्लेस्ड है, और इसने मतलब अगर मैं कुछ इंस्टेंसेस को निकाल दूँ, कुछ दिनों को निकाल दूँ, तो मोर और लेस 20 डीमा को होल्ड करता है ये स्टॉक। सेफ अभी नाउ, एज ऑफ नाउ सेफ मानते हैं आप HDFC AMC को? हाँ बिल्कुल वीरू, आपने सही पकड़ा है कि 20 DMA से ये बार बार बाउंस बैक हुआ है। अगर आप और मई से देखें तो इसने ऑलमोस्ट हर टाइम उस लेवल्स को प्रोटेक्ट किया। आज का जो लो है वो भी 20 DMA पे ही है, तो गुंजाइश है यहाँ से एक पॉजिटिव रिवर्सल बन सकता है। और ओवरऑल जो बाजार की चाल है वो भी बाय ऑन डिप्स पे है। तो HDFC AMC मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव कैंडल बनती है, 5100 के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करिए। स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक का ही लगाइए, 5040 के आसपास का, और ऊपर में फिर टारगेट अच्छे 5200 के देखे जा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है इस लेवल से बाय करने पे। ओके, 5200 तक के आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हालांकि आपको 5040 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और
अभी वायदा बैन अपडेट आप देख रहे हैं, कोई भी स्टॉक वायदा में बैन में जाने की कोई अभी तक आशंका जताई नहीं जा रही है। लेकिन देखिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ स्टॉक्स कमज़ोर बाजार में भी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया। एशियन पेंट्स डे हाई के आसपास बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, हम डिस्कस भी कर रहे थे। एफएमसीजी पैक में देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी डे हाई के आसपास क्लोजिंग होने की तैयारी। मारुति गाभासा की पिक भी थी। यहाँ पे अच्छा मूव आज के सत्र में देखने को मिला। मेटल स्पेस में बाइंग थी तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील डे हाई पे क्लोज। ट्रेंट में भी निचले स्तरों से आज के सत्र में रिकवरी देखने को मिली। ट्रेंट यहाँ पर बाइंग आती हुई नजर आई। आयशर मोटर्स और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आई। ट्रेंट देख लिया अच्छे खासे निचले स्तरों से उसने रिकवरी दिखाई थी। कौन से स्टॉक्स थोड़ा पेन के साथ क्लोज हो रहे हैं? टीसीएस से डे लो पे क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चुनिंदा आईटी पैक के स्टॉक्स में आपको बाइंग दिखी, लेकिन ये हायर साइड से फिसला आज के सत्र में। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ जो पिछले सत्रों में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। अडानी पोर्ट, सीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक आज ये स्टॉक आज ठीक परफॉर्म कर रहा था शुरुआत में, कल तो पेन में था ही और आज फिर जाते जाते ये लुढ़का है। एनबीएफसीज में थोड़ा पेन आज के सत्र में देखने को मिला। एचडीएफसी एएमसी की हम बात भी कर रहे थे, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व। सोमेल जी आप बताइए, एनबीएफसीज जिस तरीके से आज थोड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा टूटा है आज के सत्र में, ऐसे मूड मॉल में कोई ऐसा स्टॉक जो इस गिरावट में हम बाइंग कर सकते हैं? अगर मैं बजाज फिनसर्व की बात करूं, बजाज फिनसर्व एक कंसोलिडेशन में है। मैं समझता हूं कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा, लेकिन इस समय थोड़ा सा साइडवेज ही मोमेंटम है। जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मैं समझता हूं कि इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ब्रेकआउट लेवल्स बजाज फिनसर्व में 2075 पे है और 2075 के ऊपर मुझे लगता है कि एक नई रैली ऊपर में शुरू होगी। सो दिस वुड बी माय टॉप पिक, बिकॉज इसके अंदर एक बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और वो ट्रायंगल पैटर्न के मैं ब्रेकआउट की वेट करूंगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल ही है ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम, तो इस पे एक नजर रखना चाहिए। ओके बजाज फिनसर्व, बट जिस प्रकार की नेगेटिव न्यूज़ के बीच में एशियन पेंट्स ने आज रिएक्ट किया है, कहते हैं जब स्टॉक कभी एक बुल रन में आता है तो नेगेटिव न्यूज़ किनारे हो जाती हैं और सिर्फ सकारात्मकता जो है वो सर चढ़ के बोलती है। इट्स 2424 हाईएस्ट लेवल सिंस मेरे ख्याल से एक सेकंड मेरे स्क्रीन पे श्रेया, आप यकीन मानिए कॉल्स का ऐसा बिल्डअप है कि पूछिए मत। और मैं जब भी शॉर्ट टर्म आई थिंक बिहेवियर से थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ तो वीकली पे जरूर जाता हूँ। वीकली पे आप यकीन मानिए यहाँ से 2420 जो अभी प्राइस है स्क्रीन पे 2424 और आप समझ लीजिएगा कि 2464, अगले 40 रुपए अगर ये स्टॉक निकाल गया तो शायद कुछ कमाल करेगा ये। शामिल लग रहा है ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2464 पे प्लेस्ड है। लग रहा है इस बार दमखम वो एशियन पेंट्स डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, बहुत रिसेंटली 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। मोमेंटम इंडिकेटर्स अगर आप हाई डिग्री टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सारे ओवरसोल्ड में हैं और बाई साइड ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है फॉर अ पोजिशनल ट्रेडिंग। और यहाँ पे अगर आप देखें 20 डेली मूविंग एवरेज पर एक स्टॉप लॉस लगा के 20 डेली मूविंग एवरेज इज एट 2277 और अगर आप देखें तो इसका जो गैप था बीच में एक गैप डाउन ओपनिंग थी, वो गैप फिल करने जाएगा एंड दैट वुड बी द टारगेट शुड बी अराउंड 2750 और उसके ऊपर भी डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन इसे पोजिशनली ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म में ना ट्रेड करें। शॉर्ट टर्म में नहीं, पोजिशनल व्यू पॉइंट से एशियन पेंट्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। 2750 के टारगेट फिलहाल तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोमिल जी, तो अच्छा मूव आज एशियन पेंट्स में। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी 92 अंकों के गिरावट के साथ 25450 के लेवल पर क्लोज होने को तैयार। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 496 अंकों की गिरावट के साथ 56,965 के लेवल पर क्लोज होने को तैयार है। डिटेल में समझते हैं बिग वॉल पर वीरेंद्र जी से। ओवर टू यू। जी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम और इस पे एवरेजेस की छाप नज़र आ रही है। आज बैंक निफ्टी का इंट्राडे लो रहा आज का एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल, यानी वो जो हफ्ते की शुरुआत में ही एक फैक्ट लग रहा था कि हम थोड़ा ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है, वहाँ से कूलिंग ऑफ ज़रूरी है। 10 डे में आ गया आपके स्क्रीन पे एंड
निफ्टी ने वहाँ तक जंप नहीं लिया, लेकिन हाँ टुवर्ड्स क्लोज एक अच्छा 60-70 अंकों का पुल बैक था। आईटी ने हमारे लिए दिन सेव किया, हमारा डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन स्ट्रेंथ याद रखिएगा किसी प्रकार की प्रोवाइड नहीं कराई, क्योंकि एक समय ये करीब 1.6% अप था, बट इट्स टुवर्ड्स क्लोज ओनली 0.12% है। बाकी एडवांस डिक्लाइन रेशो जिसे कह सकते हैं आप, डिक्लाइंस की तरफ झुकाव था उसका। बैंक निफ्टी टेंडेमा होल्ड किया। बाकी अगर आप देखें स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो, थोड़ा सा टुवर्ड्स एंड एक रिकवरी वहाँ पर रही। ग्रिड को देख लेते हैं एक बार निफ्टी के, और वहाँ पे क्या रहा देखिए आपकी स्क्रीन पे। मेटल्स ने अच्छा किया, फार्मा ने अच्छा किया आज, आईटी ने ठीक किया, और ऑटो जो कि कल की सेल्स फिगर के बाद पार्शली सिंक हुआ था, शॉर्टिंग थी, वो रिकवर हुआ। बाकी रियल्टी भी आज बैकफुट पे था, और एफएमसीजी भी बैकफुट पे था। सबसे ज़्यादा पेन अगर कहीं पर था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो था डिफेंस स्पेस में, वो था कैपिटल मार्केट स्पेस में, और पीएसयू बैंक आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में आए। मेटल्स आज चमके 1.5%, शाइनिंग मेटल्स जिसे कहते हैं ना, 9700 के स्तर पे ये इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स। एक बार निफ्टी के सेटअप को देखते हैं। टुवर्ड्स क्लोज मेटल्स डोमिनेट कर रहे थे, एशियन पेंट्स हेडिंग टुवर्ड्स 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अल्ट्राटेक इवन करियर हाई। मारुति ने नंबर्स के बाद एक सरप्राइज पैकेज प्रोवाइड किया, ट्रेंड पे रिकवरी थी, विप्रो में रिकवरी थी। बाकी बैकफुट पे था आज पूरा का पूरा एनबीएफसीज का स्पेस और बैंक्स। इंडसइंड बैंक मोर और लेस आज इंडेक्स में कोलैप्स होने वाला सबसे गंभीर काउंटर। बाकी एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस में आज प्रॉफिट टेकिंग। निफ्टी शेयर आपकी स्क्रीन पे 25445 वर्सेस डे लो अगर आप देखें तो लगभग 70 अंकों की रिकवरी, वर्सेस हाई अगर आप देखें तो 150 अंकों का फॉल। बट ठीक है, आई मीन लेट्स सी, आई मीन कल एक्सपायरी है वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, कैसे पोजीशनिंग है। श्रेया, आज आपके साथ पंचनामा की स्थिति क्या है? आज मार्केट के पंचनामा में होंगे हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अरुण मंत्री जी। तो कोई भी सवाल हो आप 3:35 पर सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी इस पैनल की मुलाकात होगी आपसे गुरुवार को सुबह मॉर्निंग कॉल, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।